अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक ही कबीला एक ही तहसील के मुख्तलिफ देहात में आबाद था। मैं इस कबीले का नाम और ज़ात नहीं लिखूंगा, इनकी निशानदही नहीं करूंगा, क्योंकि इस कबीले के सैकड़ों घराने 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान में आबाद हो चुके हैं। ये कहानी इन लोगों की तौहीन का बायस बन सकती है। हिंदुस्तान में ये कबीला खूंखारी और गैरतमंदी की वजह से मशहूर था। औरत के मामले में ये लोग बड़े ही हसास और सख्त थे। अंग्रेज़ के कानून की भी परवाह नहीं करते थे। ज़रूरत पड़े तो कानून अपने हाथ में ले लेते थे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो पक्के मुसलमान और ऊंचे किरदार के लोग थे। इनके यहाँ चोरी छुपे इश्क और मोहब्बत का खेल खेला जाता था और बदी भी मौजूद थी। 1947 में जब हिंदुस्तान में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया तो ये वाहिद कबीला था जिसके इलाकों में हिंदुस्तानी फ़ौज और पुलिस को भी हमला करने की जुर्रत न हुई थी। हिंदुओं पर इस कबीले का खौफ तारी रहता था। उनके हथियारों में तलवार और बर्छी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इस कबीले के घराने ने बड़ी दिलेरी से वहाँ से हिजरत की और जिस काफिले के साथ वो आए उसका बच्चा बच्चा महफूज पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान में नौ आबादकारी ने इन लोगों का दमखम तोड़ दिया। कबीला बिखर गया। ज़्यादातर ने अपना पुराना पेशा काश्तकारी इख्तियार किया। बाज़ फौज में भर्ती हो गए और बाज़ शहरों में आबाद होकर तालीम याफ्ता हो गए। इस कबीले में अब हिंदुस्तान वाली खूंखारी नहीं रही। यहाँ के मसाइल और तहजीब ने इन लोगों को बदल डाला है। मैं जिस कस्बे के थाने में SHO था उसके रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन रुकी। उस ज़माने में रेलगाड़ियों में रश नहीं होता था। एक डब्बे से 3 हिंदू डोम उतरे। डोम हिंदुओं की एक कमीन ज़ात है। मुर्दे जलाने का काम डोम ही करते हैं। इन 3 डोमों के पास बहुत सा सामान था। इसमें एक काला ट्रंक भी था। टिकट कलेक्टर ने सामान ज़्यादा देखकर इन्हें रोक लिया। काला ट्रंक बड़े साइज़ का था और जिसने उठा रखा था उससे चला नहीं जाता था। आपको मालूम होगा कि एक 3rd क्लास टिकट के साथ सिर्फ 25 से सामान ले जाया जा सकता है। टिकट कलेक्टर ने सामान रखवा कर देखा तो उसे बदबू सी महसूस हुई। ट्रंक बहुत पुराना था। नीचे के कोने पर ऐसे नजर आया जैसे खून जमा हुआ हो। तमाशाई इकट्ठे हो गए। 3-4 आदमियों ने ट्रंक को सूंघकर कहा कि इसके अंदर अगर इंसान की लाश नहीं तो कोई मरा हुआ जानवर ज़रूर है। डोमों से कहा गया कि ताला खोलो। उन्होंने जवाब दिया कि चाबी उनके पास नहीं है। शक पक्का हो गया। थाने में इतला आई। मैंने जाकर ट्रंक देखा और 2 मिनट बाद मैंने फैसला दे दिया कि इसमें लाश है। तीनों डोमों ने पहले तो मेरे आगे हाथ जोड़े, फिर मेरे पाँव पकड़े और आखिर में सर मेरे पाँव में रख दिए। वो कह रहे थे कि ये ट्रंक उनका नहीं। मैंने स्टेशन मास्टर और 2 गवाहों की मौजूदगी में ट्रंक का ताला खोला, ढकना उठाया तो तमाशी यूं पीछे को भागे जैसे अंदर से जिन निकल आया हो। ट्रक में एक जवान आदमी की लाश पड़ी थी। टांगें पेट के साथ लगी हुई थीं। लाश के कपड़े खून से लाल थे। मकतूल की उम्र 22-23 साल थी और बहुत देहाती था। डोमो ने 60 मील दूर के एक कस्बे का नाम लेकर बताया कि वो इससे 2 स्टेशन पीछे से इस गाड़ी में आ रहे थे। रात गाड़ी इस कस्बे के स्टेशन पर रुकी तो एक आदमी खेस लपेटे हुए प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से इनके डब्बे में आया। उसने पहले ट्रंक दरवाजे में रखा, इसे धकेलकर सीट के नीचे किया। वो गाड़ी से उतर गया। गाड़ी चल पड़ी लेकिन वो नहीं आया। डोमो को इस स्टेशन पर उतरना था। उन्होंने चोरी के इरादे से ट्रंक गाड़ी से उतार लिया। उनका ख्याल था कि ट्रंक का मालिक गाड़ी से रह गया है, वरना ये पैसेंजर गाड़ी जो कम से कम 25 स्टेशनों पर उतरती थी वो किसी और डब्बे में होता तो ट्रंक वाले डब्बे में आ जाता। मैं उनके बयान को बगैर किसी सबूत के सही तस्लीम नहीं कर सकता था। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें ट्रंक से बदबू नहीं आई थी। इनमें से एक ने जवाब दिया, हुजूर, हम लाशें जलाने के आदी हैं। एक लाश और वो भी जलती हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी बदबू होती होगी। ये ताज़ा लाश है, इसकी हमें क्या बदबू आएगी।
इस जवाब से मुतमईन तो हो गया, लेकिन इन्हें छोड़ नहीं सकता था। ये भी हो सकता था कि इन्हें लाश गायब करने की उजरत मिली हो। इन्हें हिरासत में ले लिया गया। रेलगाड़ी 2-3 मिनट रुक कर जा चुकी थी। मैंने स्टेशन मास्टर के कमरे में लाश ट्रंक से बाहर निकाली। जख्म देखे, 4 गहरे जख्म थे, एक पीठ पर, कमर में और 2 पेट के बालाई हिस्से में और एक बिल्कुल दिल के मकाम पर। मेरे ख्याल में ये जख्म बर्छियों के थे। लाश ने कुर्ता पहन रखा था जिसके पहलू में जेब थी। मैंने जेब की तलाशी ली। इसमें से रुपए के 2 सिक्के और चंद आने बरामद हुए और खुदा ने मेरी ये मदद की कि जेब में से एक पोस्ट कार्ड भी बरामद हुआ। ये दोहरा किया हुआ था। एड्रेस बाहर की तरफ था मगर एड्रेस पर खून फिर गया था। एक भी लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता था। पोस्ट कार्ड को सीधा किया तो दूसरी तरफ अंदर को होने की वजह से साफ थी। खून वहाँ तक गया था लेकिन काम की तहरीर साफ थी। ऊपर लिखा था अज़ मेरठ छावनी, आगे खैर खैरियत और आम सी बातें लिखी थीं और नीचे खत लिखने वाले का नाम और पूरा पता था। हवलदार सादिक अली, बी कंपनी, राजपूता राइफल्स और मेरठ छावनी। पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि क्या ये मेरा केस है या उस थाने का जहाँ से डोमो के बयान के मुताबिक ट्रंक गाड़ी में रखा गया था, इस थाने का जहाँ से डोम रेलगाड़ी में सवार हुए थे। मैंने डोमो के टिकट अपने कब्जे में ले लिए थे। बालाई हुक्काम से हिदायत लेने की बजाय मैंने पुलिस ऑफिसर की हैसियत से सोचा कि वक्त ज़ाया होगा, मुझे इब्तिदाई कार्रवाई कर लेनी चाहिए। केस किसी भी थाने का हो, बहरहाल पुलिस का केस है और कत्ल का केस है। कत्ल की तफ्तीश में 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाल ही में लाहौर के मुतालिक इस किस्म की खबरें पड़ी हैं कि एक आदमी कत्ल हो गया तो 2 थानों के थानेदार इस मसले में उलझ गए कि ये केस कौन से थाने का है। इसी में कई घंटे ज़ाया हो गए और बिलाखिर मुजरिम शहर से निकल गए या रुपोश हो गए। मैंने बड़ी दूर के थाने के केस की इब्तिदाई कार्रवाई शुरू कर दी। बेशक 3 मुलजिम मेरी हिरासत में थे, लेकिन उन्होंने मुझे शक में डाल दिया था। वो बहुत ही गरीब और मरे मारे हुए लोग थे। उन्होंने ट्रंक को लावारिस समझकर इस लालच से उठा लिया था कि अंदर से सामान बरामद होगा। रेलगाड़ी से उतरी हुई ट्रंक में बंद लाशें थानेदारों के लिए अक्सर लायनल मुअम्मा होता है। ये तो बात की बात होती है कि कातिल कौन है। पहला सवाल तो ये होता है कि कातिल कौन है और कहाँ कत्ल हुआ है। रेलगाड़ी के डब्बे और इंजन तो गवाही दे नहीं सकते। मैंने वहीं कागजात तैयार किए, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर और एक आदमी के दस्तखत लिए, डोमो को साथ लिया और थाने आ गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और खुद मेरठ जाने की तैयारी करने लगा। रेलगाड़ी के 7-8 घंटे के सफ़र ने मुझे मेरठ पहुंचा दिया। छावनी गया और राजपूताना राइफल्स की बारीकें ढूंढ ली। रात हो चुकी थी। मैंने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न जाना। उसी वक्त ऑफिसर्स मेस में गया। तमाम अफसर अंग्रेज़ हुआ करते थे। इनमें खूबी ये थी कि पाकिस्तानी अफसरों की तरह टालते नहीं थे। मेस में जाकर कमांडिंग ऑफिसर के मुतालिक पूछा तो मुझे उसके बंगले पर पहुंचा दिया गया। बरामदे में साहब बहादुर के कुत्ते ने मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि साहब खुद ही बाहर आ गया। मैंने सैल्यूट किया और आने की वजह बयान की। वो मुझे अंदर ले गया। मैंने उसे खून आलूद पोस्ट कार्ड दिखाकर वारदात सुनाई और बताया कि हवलदार सादिक अली से मिलना चाहता हूँ। उसे ये मालूम करना है कि उसने ये ख़त कैसे लिखा था और ये एड्रेस क्या है जो खून से बुझ गया है, और फिर उसे साथ ले जाकर लाश की शनाख्त करनी है। इस अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट कर्नल को जब ये पता चला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ तो उसने मेरे इनकार के बावजूद खानसमा को मेरे लिए देसी खाना लाने को कहा और अर्दली को उसी वक्त बुलाकर कहा कि बी कंपनी के हवलदार सादिक अली को बुला लाए। खाना आने तक कर्नल मेरे साथ कत्ल की वारदातों के मुतालिक बड़ी दिलचस्प बातें करता रहा। खाने के दौरान हवलदार सादिक अली आ गया। मैंने उसके कमांडिंग ऑफिसर के सामने उसे पोस्ट कार्ड दिखाया तो मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बताया कि उसने फलां ज़िला और तहसील के फलां गांव के हसनैन नाम के एक दोस्त को ये कार्ड 1 हफ्ते पहले लिखा था। उसने मकतूल की उम्र सही बताई, मूँछों की बनावट और चेहरे के नक्शो निगार बताए। वो लाश से मिलते जुलते थे।
मैंने कर्नल से कहा कि तफ्तीश के लिए हवलदार को साथ ले जाना है। उसने कहा कि मैं सुबह दफ्तर जाऊं और कागजी कार्रवाई के बाद इसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने रात छावनी के थानेदार के घर गुजारी। सुबह राजपूताना राइफल्स के दफ्तर गया। हवलदार सादिक अली को सरकारी पास पर मेरे साथ रवाना कर दिया गया। हम 8 घंटों के सफ़र के बाद अपने कस्बे में पहुंचे तो रात हो चुकी थी। लाश थाने में आ चुकी थी। हवलदार सादिक अली ने देखते ही पहचान ली। उसने रोते हुए कहा, ये मेरा जिगरी दोस्त हसनैन है। उसने इसके गांव का नाम लिया और बताया कि यहाँ से तकरीबन 60 मील दूर है। एक कस्बे के रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है और 1.5 मील पैदल या यक्के पर गांव जाना पड़ता है। मैंने वक्त देखा, रात को एक पैसेंजर ट्रेन गुजरती थी। इसमें घंटा भर का वक्त था। मैंने लाश उठवाई और रेलवे स्टेशन गए। मेरे साथ तीनों डोम हथकड़ियों में और हवलदार सादिक अली बतौर गवाह था। गाड़ी आई, लाश सामान के डब्बे में रखवाई और रेलगाड़ी में बैठ गए। मुझे ये इत्मीनान था कि मैंने इब्तिदाई कार्रवाई के कागजात, लाश, 3 मुश्तबा अफराद और 1 गवाह मुतालिका थाने के हवाले करके फारिग हो जाना है। ये केस मेरा नहीं था, फिर भी मैंने हवलदार सादिक अली से गाड़ी में बाकायदा पूछताछ शुरू कर दी ताकि थानेदार की कुछ मदद हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थी कि लाश का जिस वक्त पोस्टमार्टम शुरू हुआ, मौत इससे अंदाज़न 12 घंटे पहले वाक़ई हुई थी। मकतूल की उम्र 22-23 साल थी। चारों जख्म 3 धारी बर्छी के थे। आपने बर्छी देखी होगी। अक्सर के फल 2 धारे यानी कि दोनों तरफ से तेज़ होते हैं। बाज़ फल 3 धारे और 4 धारे भी होते हैं। मकतूल को 3 धार से फल वाली बर्छी से मारा गया था। पीठ का जख्म गहरा था। रीढ़ की हड्डी भी कट गई थी। पेट के 2 जख्म मैदे के थे और चौथा जख्म, जो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक फौरी मौत का बाइस बना, दिल का था। बर्छी ने दिल को साफ चीर दिया था। इसके अलावा जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं थी। खून आलूद पोस्टकार्ड में सादिक अली ने मकतूल को एक फिक्रा लिखा था, तुम अपनी जगह कायम रहो और अपना घर आबाद करो। अगर मैं इतनी लंबी मुद्दत बाद भूल नहीं गया तो अल्फाज कुछ ऐसे ही थे। मैंने सादिक से कहा कि वो मुझे इस फिक्रे का मतलब बताए और मकतूल के मुतालिक वो जो कुछ भी जानता है बता दे। उसने इस फिक्रे का मतलब ये बताया कि मकतूल एक लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की भी उसे चाहती थी। इनकी शादी नहीं हो सकी। मकतूल की शादी अपनी चचा की बेटी के साथ हो गई। मकतूल और सादिक अली में गहरी दोस्ती थी। मकतूल ने सादिक अली को बताया था कि वो लड़की जिसके साथ मकतूल की मोहब्बत थी बड़ी सख्त और जहरीली तबीयत की लड़की थी। खूबसूरत भी थी। उसका नाम फातिमा बीबी था। लोग उसे फाती कहते थे। वो शादी के बाद भी मकतूल से मिलना चाहती थी और उसे बुलाती रहती थी, मगर मकतूल अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। शादी को अभी 2 ही माह गुजरे थे। हवलदार सादिक अली 1.5 महीने की छुट्टी पर गांव गया था। कोई 15 दिन गुजरे। मकतूल ने सादिक अली को ख़त लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि फ़ाती उसे परेशान करती है। मकतूल ने शादी के बाद सिर्फ एक बार उससे मुलाकात की थी और उसे कहा था कि वो अब इसके साथ कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। इस पर लड़की ने उसे धमकी दी है कि उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसके जवाब में सादिक अली ने मकतूल को लिखा था कि तुम अपनी जगह कायम रहो और अपना घर आबाद रखो। सादिक अली ने बताया कि गांव में 95% घर उनकी अपनी ही बिरादरी के हैं। दुश्मनी अदावत में भी चलती रहती है। कत्ल की वारदातें भी हो जाती हैं, लेकिन मकतूल के साथ किसी की ऐसी दुश्मनी नहीं कि उसे कत्ल कर दिया जाता। ये कोई और मामला था। मैंने एक कुदरती सवाल पूछा, क्या लड़की की शादी हो गई है? सादिक अली ने जवाब दिया कि शादी नहीं हुई, मंगनी हो गई है। यहाँ से मेरे दिल में कत्ल की ये वजह आई कि मकतूल शादी के बाद भी फ़ाती से मिलता होगा और फ़ाती के बाप या भाइयों या मंगेतर ने उसे कत्ल कर दिया होगा। ज़रूरी नहीं कि मकतूल ने सादिक अली को सही ना बताया हो कि वो फ़ाती से मिलता रहता है। मैंने फ़ाती के बाप और भाइयों के मुतालिक पूछा कि वो कैसे हैं। सादिक अली ने बताया कि फ़ाती का बाप सौतेला है। फ़ाती का सिर्फ एक भाई है जिसकी उम्र 13-14 साल है। फ़ाती की उम्र 20 साल के करीब है।
وہ 12-13 سال کی تھی جب اس کا باپ مر گیا تھا۔ 1.5-2 سال بعد گاؤں کے ایک آدمی نے، جس کی بیوی مر چکی تھی اور بے اولاد تھا، فاطی کی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ فاطی کا باپ بڑا ہی ظالم آدمی تھا، فاطی کو مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ گھر میں بیٹی کے وجود کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ظالم باپ مر گیا تو 1.5-2 سال بعد سوتیلا باپ مل گیا۔ اس کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے، زمیندار اچھا ہے، شہر دور نہیں، وہاں جا کر ہندوؤں کے ساتھ شراب پیا کرتا ہے۔ فاطی بڑی خوبصورت نکلی۔ سوتیلے باپ نے اسے بڑے قیمتی کپڑے اور زیورات سے سجانا شروع کر دیا۔ لڑکی کھل گئی اور مردوں سے گھلنے ملنے لگی۔ صادق علی نے بتایا کہ لوگوں کو شک ہے کہ اس کے سوتیلے باپ نے فاطی کی ماں کی بجائے فاطی کو دلہن بنا رکھا ہے اور اسی لڑکی کی خاطر اس کی ماں سے شادی کی ہے۔ لڑکی کے دلیرانہ لچھن بتاتے ہیں کہ اسے سوتیلے باپ کی طرف سے شے بھی مل رہی ہے، پیار بھی مل رہا ہے اور منہ مانگے پیسے بھی مل رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سوتیلا باپ فاطی کی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے اور اسے ڈرا دھمکا کر اس کی زبان بند رکھتا ہے۔ برادری اس لیے خاموش ہے کہ ایک تو یہ ان کے گھر کا آپس کا معاملہ ہے، دوسرے اس لیے کہ سوتیلے باپ کا یارانہ پولیس کے ساتھ اور شہر کے غنڈوں بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ گاؤں میں کسی کو کتنی ہی رقم کیوں نہ درکار ہو، یہ شخص کسی کو ہندو ساہوکار سے قرض نہیں لینے دیتا، خود قرض دیتا ہے، کوئی سود نہیں لیتا اور نہ ہی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے گاؤں کے لوگ اس کے احسان مند ہیں اور اس کے ذاتی کاموں میں دخل نہیں دیتے۔ مقتول بڑا دلیر جوان تھا، ساری برادری کی طرح لٹھ باز اور بچھی باز بھی تھا۔ کوئی 1 سال گزرا، فاطی اسے چاہنے لگی اور ان کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ صادق علی کی اطلاع کے مطابق ان کی محبت پاک نہیں تھی۔ میری اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ایسی لڑکی پاک ہو ہی نہیں سکتی جسے سگے باپ نے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا اور سوتیلے باپ نے اسے شہزادی بنا کر اپنی دلہن بنا لیا۔ ان حالات میں پلی ہوئی لڑکی یا لڑکے میں پاک محبت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ میں نے نفسیات کا مطالعہ تو اتنا گہرا نہیں کیا، مگر یہ 35 سال انسانوں کا جو مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں اس لڑکی کی نفسیات کو سمجھ گیا۔ صادق علی نے بتایا کہ مقتول فاطی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو 2 وجوہات سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک یہ کہ لڑکی بدنام ہو چکی تھی اور دوسری یہ کہ مقتول کے ایک چچا کی جوان بیٹی تھی، دوسرے گھر میں شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مقتول کی منگنی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ حوالدار صادق علی چھٹی لے کر گاؤں آیا تو مقتول نے اسے بتایا کہ فاطی نے اسے کہا تھا کہ گھر سے بھاگ چلیں، لیکن وہ ایک بدکار لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فاطی نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ شادی سے پہلے محبت کے ناروا کھیل کے دوران مقتول نے صادق کو یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ایک ہم عمر جوان، جس کا نام عبدالعلی ہے اور لوگ اسے عبدو کہتے ہیں، فاطی کے پیچھے پڑ گیا اور اسے اپنا بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ فاطی نے اسے ٹھکرا دیا۔ عبدو بڑا دلیر اور زہری جوان ہے۔ اس نے کوششیں جاری رکھیں اور فاطی سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کا رشتہ لے لے گا۔ مقتول کے کہنے کے مطابق، جو مجھے صادق علی کی زبانی پتہ چلا، فاطی نے عبدو سے کہا کہ میرا رشتہ لو گے تو میں نکاح کے لیے بھری محفل میں انکار کر دوں گی اور اگر انکار نہ کر سکی تو تمہیں مجبور کر دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ مقتول نے صادق علی کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بار مقتول نے عبدو کو طعنہ دیا تھا کہ فاطی اسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی، اور ایک بار مقتول نے اسے چیلنج بھی کیا تھا۔ مرد، اور وہ بھی ایسے خونخوار قبیلے کا مرد، ایسے طعنے اور چیلنج برداشت نہیں کر سکتا۔ دیہات کے پسماندہ لوگ، جو پسماندگی کو غیرت مندی کہا کرتے ہیں، بڑی ہی خطرناک جوابی کارروائیاں کیا کرتے ہیں۔ صادق علی نے یہ بتا کر مجھے چونکا دیا کہ مقتول کی شادی کے بعد فاطی اور عبدو کی منگنی ہو گئی ہے۔ شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں آئی کہ منگنی کے بعد عبدو نے فاطی کی بے رخی دیکھ کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا ہوگا۔
लाश गायब करने का ये तरीका आज भी राइज है कि लाश को ट्रंक में डाला और रेलगाड़ी में रखा है। मेरे दौरे मुलाजमत में भी यही होता था कि जहां लाश पकड़ी गई वहां के थानेदार ने रस्मी सी कार्रवाई की और लाश लावारिस करार देकर दफन करा दी। आज भी ऐसी लाशों के साथ यही सलूक होता है। इसका मतलब ये था कि अब्दू या जो कोई भी कातिल था बहुत होशियार आदमी था। मैंने फाती के मुतालिक पूछा तो सादिक अली ने बताया कि बहुत दिलेर लड़की है। शहरों के तालीम याफ्ता लोग ऐसी दिलेरी को बेहयाई समझते हैं। मुझे बताया गया कि मकतूल गर्मियों में छत पर सोया करता था, घर के दूसरे अफराद सहन में सोते थे। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि फाती आधी रात के वक्त पिछवाड़े से चढ़कर मकतूल के पास गई। इससे ज़्यादा और दिलेरी क्या हो सकती है। अब्दू के मुतालिक सादिक अली ने बताया कि वो तो बेखौफ जवान है और बिगड़ा हुआ माँ बाप का अकेला बेटा है। प्यार इतना मिला कि शहजादा बन गया। ज़मीन बहुत है जो बटाई पर दी हुई है। मुँहज़ोर लड़का है, गांव में कोई उसके मुँह नहीं आता, मरने मारने पर उतर आता है। तीनों डोम हथकड़ियों में बंधे मुझसे थोड़ी दूर पर एक डब्बे में बैठे थे। 3 कांस्टेबल साथ थे। मैंने डोमों से भी पूछगछ की। इनकी हालत बहुत ही बुरी थी। एक बार वो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि मैंने कहा नहीं था कि ट्रंक को हाथ ना लगाओ, पकड़े जाएंगे। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ट्रंक उठाने का मशवरा इसने दिया था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उस ज़माने में गाड़ियों में रश नहीं होता था। लोग मुसाफिर गाड़ियों में सवार होने से पहले ऐसा डब्बा देखते थे जिसमें 2-4 मुसाफिर बैठे हुए हों। ये तीनों छोटे डब्बे में थे। रात थी, डब्बे में इनके सिवा और कोई नहीं था। तीनों एक एक सीट पर सोए हुए थे। जब वो पुरस्कार आदमी ट्रंक रखने आया तो इन तीनों में से सिर्फ एक की आंख खुली। उसने खेस में लिपटे हुए एक आदमी को ट्रंक सीट के नीचे रखते और जाते हुए देखा था। गाड़ी ने हमें मंजिल पर पहुंचा दिया। लाश के लिए थाने से चरपाई मंगवाई, ट्रंक भी साथ था। ये चीज़ें साथ लिए थाने आ गए। वहाँ कंवर दीवान सिंह, एक हिंदू राजपूत सब इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज था। लाश, ट्रंक, डोम, हवलदार सादिक अली और कागजात उसके सुपुर्द करने लगा तो उसने वसूल करने से इनकार कर दिया। कहने लगा, पहले ये देखना है कि मकतूल उसी के थाने का है और ये केस उसका है भी या नहीं। हवलदार सादिक अली के बताए हुए गांव से मकतूल के बाप और मुखिया को बुलाने के लिए कांस्टेबल भेज दिया। फासला तकरीबन 1.5 मील था। मतलूबा अफराद आए तो मकतूल के बाप के साथ उसके चच्चे, ताए, भाई और कुछ और लोग भी थे। लाश का मुंह देखते ही कोहराम मच गया। मकतूल के बाप और मुखिया ने लाश की शनाख्त की। इसके बावजूद कंवर दीवान सिंह ने केस लेने से इनकार कर दिया। ये सरीहन धांधली थी। उसने टेलीफोन उठाया और ज़िला पुलिस हेडक्वार्टर से बात की। मैं भी इसी हेडक्वार्टर के मातहत था। उधर एक अंग्रेज़ डीएसपी एमबी वुड बोल रहा था। कंवर दीवान सिंह मुझसे केस न लेने का बड़ा ही गैर कानूनी जवाब पेश कर रहा था। अंग्रेज़ डीएसपी ने मेरे साथ बात की। कमबख्त ने मेरी एक ना सुनी। मुझे हुक्म दिया कि तफ्तीश तुमने शुरू की है, इसे तुम ही ख़त्म करो। हुक्म के आगे मैं बोल ना सका। पुलिस के कायदे कानून की इस खिलाफ वर्जी पर मैं कुछ भी ना कर सका। मैंने ये इरादा भी किया कि एसपी से बात करूं, लेकिन इस डर से जुर्रत ना कर सका कि एमबी वुड एक खबीर डीएसपी था। मैं एसपी से अपनी बात ज़रूर मनवा लेता, मगर डीएसपी उन चंद अंग्रेज़ों में से था जो रिश्वत और बदकारी को जायज़ समझते थे। कंवर दीवान सिंह को मैं अच्छी तरह जानता था। वो एमबी वुड को सिर्फ रुपए पैसे की नहीं, लड़कियों और शराब की भी रिश्वत देता रहता था। यह अंग्रेज़ डीएसपी इस इलाके में शिकार पर आता तो कंवर दीवान सिंह रेस्ट हाउस को इंदर सवाब बना दिया करता था। इसी का नतीजा था कि 3 साल बाद जब जंग अज़ीम शुरू हुए, 1.5-2 साल गुजर गए थे, एक भगोड़े फौजी ने कंवर दीवान सिंह को ऐसे वेश्याना तरीके से कत्ल कर दिया था कि उसका सर अलग था, दोनों बाजू और दोनों टांगें अलग थीं। पेट इस तरह खुला हुआ था कि दिल, जिगर और अतड़ियाँ वगैरह अलग अलग बाहर पड़ी थीं। कातिल भी हिंदू राजपूत था। कंवर दीवान सिंह ने इंस्पेक्टरी और डीएसपी एमबी वुड की दोस्ती के नशे में कातिल की गैर शादीशुदा बहन को रेस्ट हाउस में बुलाकर ख़राब किया था। उसके वालिदैन ने अपने बेटे को ख़त लिखा। वो झांसी छावनी में था। वो फ़ौज से बगैर छुट्टी गैर हाजिर हुआ। कंवर दीवान सिंह को उसके घर में कत्ल किया, लेकिन भाग न सका।
ایک بدکار سب انسپکٹر اور راشی DSP نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی کہ 60 میل دور کا کیس میرے سر ڈال دیا۔ اس میں ہندوانہ ذہنیت بھی شامل تھی۔ یہ ہندو مجھے مسلمان سمجھ کر خراب بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت تک میری مسلم دوستی مشہور ہو چکی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، تہیہ کر لیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر قاتل یا قاتلوں کو پکڑوں گا اور اس کے بعد اس غیر قانونی حکم کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مگر DSP نے میری کارروائی کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ چٹھی بھیج دی جس میں لکھا تھا کہ مجھے آج ہی ڈیوٹی کے لیے اس تھانے میں تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس تھانے کا اسٹاف تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح یہ حکم قانونی ہو گیا۔ میں نے تھانے کی بجائے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دیے۔ مجھے ڈر تھا کہ کنور دیوان سنگھ تعاون نہیں کرے گا، لیکن وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ اس نے میرے کھانے اور دیگر ضرورت کا بندوبست ایسے کیا جیسے میں پولیس کپتان تھا۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی۔ تینوں ڈوموں کو حوالات میں بند کر دیا۔ حوالدار صادق علی کو یہ کہہ کر گاؤں بھیج دیا کہ گاؤں سے غیر حاضر نہ ہو اور درپردہ قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ وہ تو بہت بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے کہا قاتل کا سراغ مل گیا تو وہ آپ تک زندہ نہیں پہنچے گا۔ حسنین میرا جگری دوست تھا۔ میں نے اس کے خون کا بدلہ نہ لیا تو وہ اگلے جہان میں مجھے شرمسار کرے گا۔ وہی نہیں، مقتول کی لاش لینے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ بار بار یہی کہتے تھے کہ سامنے آئے تو دیکھیں گے۔ میں نے انہیں کفن دفن کا وقت دے دیا اور دوسرے دن مقتول کے باپ، ماں، بیوی اور بھائیوں کو ریسٹ ہاؤس میں آنے کے لیے کہا۔ حوالدار صادق علی کو گاؤں میں رہنے کے لیے کہا۔ اسے میں زیادہ دن روک نہیں سکتا تھا، ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ نمبردار سے کہا کہ وہ چوکیدار کو بلا لے اور میرے ساتھ رہے۔ کنور دیوان سنگھ سے میں نے کہا کہ وہ اپنے مخبروں سے کہے کہ گاؤں کے فلاں فلاں آدمی پر نظر رکھیں۔ چوکیدار جب آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے فاطی، مقتول فاطی کے منگیتر ابدو، فاطی کے سوتیلے باپ اور مقتول کے گھر کے متعلق معلومات لیں۔ اس نے تقریباً وہی باتیں کیں جو حوالدار صادق علی بتا چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کا جو وقت معلوم ہوا تھا وہ رات کے پہلے پہر کا تھا۔ قتل ہوئے چوتھا دن گزر گیا تھا۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ گاؤں سے یہ پتہ کریں کہ مقتول کو فلاں رات اور فلاں وقت گاؤں سے باہر جاتے کسی نے دیکھا تھا۔ اگر دیکھا تھا تو کیا وہ کسی کے ساتھ تھا۔ انہیں اسی وقت گاؤں بھیج دیا اور خود دماغ پر زور دینے لگا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا، کسی سے جان نہ پہچان، مخبروں کی ذہنیت اور فطرت سے واقفیت نہیں تھی۔ لاش اور ٹرنک تو گواہی دے نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن میں نے جن افراد کو بلایا تھا وہ آ گئے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے آدمی تھے۔ زیادہ تر آدمیوں کے پاس برچھیاں تھیں۔ میں نے برچھیوں کو غور سے دیکھا۔ زیادہ تر کے پھل 3 دھارے تھے۔ سب سے پہلے میں نے مقتول کے باپ کو بلایا۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا۔ برادری میں قتل اور زخمی ہوتے رہتے ہیں، لیکن براہ راست کسی سے عداوت نہیں تھی۔ فاطی کے متعلق باپ نے بتایا کہ مقتول کے اس کے ساتھ مراسم تھے۔ باپ نے اسے کئی بار روکا تھا مگر مقتول نے اپنی ماں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فاطی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے مقتول کو ڈانٹ کر کہا کہ لڑکی بدنام ہے اور اس کا سوتیلا باپ بھی اچھے چال چلن کا انسان نہیں، شراب بھی پیتا ہے۔ باپ نے فاطی کا رشتہ نہ مانگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی کہ اس کے سگے بھائی کی بیٹی جوان تھی جسے دستور کے مطابق مقتول کے گھر آنا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ کیا مقتول شام کے بعد گھر سے نکلنے اور دیر تک باہر رہنے کا عادی تھا، باپ نے کہا کہ شادی سے پہلے کبھی کبھی نکل جاتا تھا اور ذرا دیر سے آتا تھا، شادی کے بعد ایسا موقع کبھی نہیں آیا۔ باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاطی سے ملتا رہا ہے یا نہیں۔ باپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قتل کی رات مقتول کس وقت گھر سے نکلا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی نے آدھی رات کے بعد اس کے باپ کو جگا کر بتایا تھا کہ مقتول کچھ بتائے بغیر باہر چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گاؤں والوں کو اس کی گمشدگی کا علم ہو گیا۔ انہوں نے 3 دن انتظار کیا، پھر پولیس کو رپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں انہیں مقتول کی لاش مل گئی۔
मकतूल की मां ने उसके बाप के बयान की तायीद की। ये भी कहा कि वो फाती के साथ शादी करने की जिद करता था। उसे उसने बड़ी ही मुश्किल से समझाया और चचा की बेटी के साथ शादी के लिए राजी किया था। शादी के बाद घर में मकतूल का रवैया अच्छा था। उसने अपनी बीवी के साथ भी बदसलूकी नहीं की। शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। माँ को भी इल्म नहीं था कि मकतूल किस वक्त घर से निकला था। उसे आधी रात को पता चला था कि वो घर नहीं है। माँ की जज्बाती हालत बहुत बुरी थी, बोलती कम और रोती ज़्यादा थी। उसे बाहर भेजकर मकतूल की बीवी को बुलाया। 16-17 साल की उम्र की इस लड़की पर मुझे तरस आ गया। इसी उम्र में 2 ही माह बाद बेवा हो जाना बहुत बड़ा हादसा होता है। उसने मेरे सवालों के जवाब में बताया कि उसके साथ मकतूल का सलूक अच्छा था, कभी बेरुखी भी नहीं की थी। उसे पता था कि मकतूल शादी से पहले फाती से मिलता जुलता था। उसने शादी की दूसरी तीसरी रात मकतूल से पूछा था कि वो इसे धोखा तो नहीं देगा। मकतूल ने उसे कसम खाकर यकीन दिलाया था कि उसने फाती से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। कत्ल की रात जब लोग सो गए, मकतूल अपने कमरे में था। वो अपने बिस्तर से उठा और बीवी से ये कहकर बाहर निकल गया कि अभी आता हूँ, और फिर नहीं आया। वो कोई हथियार लेकर निकला था? मैंने पूछा। नहीं, लड़की ने जवाब दिया, खाली हाथ गया था। इससे पहले वो गुस्से में था? मैंने पूछा। तुमने उसके मिजाज में कोई तब्दीली देखी थी? नहीं, उसने जवाब दिया, वो रोज़मर्रा की तरह से था। बाहर से कोई आवाज़ आई थी? मैंने पूछा। मसलन किसी ने बाहर इसको आवाज़ दी हो या किसी ने गली में से गुजरते गुजरते हूक लगाई हो? लड़की ने याद करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल खामोशी थी। ज़रा और याद करो, मैंने कहा। बाहर गीदड़ बोला था? बिल्ली की म्याऊं सुनाई दी थी? या कोई और आवाज़, खा किसी जानवर या परिंदे की हो? उसे ऐसी कोई आवाज़ याद नहीं थी। देहात में किसी को चोरी छुपे बुलाने के लिए मुख्तलिफ आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैंने लड़की से चंद और बातें पूछी और उसे बाहर भेज दिया। इससे घंटा 1.5 घंटे बाद नंबरदार और चौकीदार आ गए। वो अपने साथ गांव के 3 आदमी साथ लाए थे। तीनों गरीब से किसान थे। इनमें से एक ने बताया कि उसने कत्ल की रात मकतूल को गांव से बाहर जाते देखा था। हल्की हल्की चांदनी थी। इनका आमना सामना अचानक हो गया था। उसने मकतूल से पूछा था, किस वक्त किधर जा रहे हो? उसने इतनी धीमी आवाज़ में जवाब दिया था जो इस आदमी की समझ में नहीं आया। मकतूल खेतों की तरफ चला गया था। इस आदमी ने यह भी बताया कि 3-4 खेत दूर उसे कोई और भी जाता नजर आया था। सर पर पगड़ी नहीं, दुपट्टा लगता था। वो कोई औरत लगती थी। यह आदमी दोनों को देखता रहा था। दोनों का रुख एक ही सिमत था और वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे थे। इस आदमी ने उनका पीछा न किया। नंबरदार के साथ जो दूसरे 2 आदमी थे वो मेरे लिए रहमत के फरिश्ते साबित हुए। ये चौकीदार का कमाल था कि 2 रोज़ पहले गपशप के अंदाज में सुनी हुई एक बात को उसने अहमियत दी और इन 2 आदमियों को साथ ले आया। इन दोनों में से एक ने कत्ल की रात के अगले रोज़ किसी के साथ बातों बातों में जिक्र किया था कि उसने गांव और शहर के दरमियान एक जगह बहुत सा खून देखा है। ये बात चौकीदार के कान में भी पड़ गई। कत्ल के 5वें रोज़ उसे अचानक याद आ गई और उसने नंबरदार को बताई। नंबरदार ने उस आदमी से पूछा। उसने एक और आदमी का नाम लिया जो उसके साथ था। नंबरदार और चौकीदार इन दोनों को मेरे पास ले आए। मैंने इन्हें पूरी बात सुनाने को कहा तो उन्होंने मुख्तसर सी ये बात सुनाई कि एक नशेबी जगह पर उन्होंने खून देखा था। इंसानी पाँव के निशान भी थे। ऐसा लगता था जैसे किसी आदमी को यहाँ जख्मी किया गया हो और जख्मी यहाँ पड़ा रहा हो। उन्होंने देखा कि अपने गांव में सब खैरियत से हैं तो उन्होंने किसी से बात न की। गरीब आदमी पुलिस से डरते थे। एक रोज़ बाद उन्हें हसनैन की गुमशुदगी का इल्म हुआ तो वो इस डर से खामोश रहे कि इसके घर वाले मारेंगे कि उन्हें उसी रोज़ क्यों न बताया। इनमें से एक ने किसी के साथ वैसे ही बात की थी। मैंने आपको पहले कहानियों में सुनाया है कि मौका वारदात से अक्सर काम की कोई चीज़ मिल जाती है, खा वो एक बाल ही क्यों ना हो। आदी और उस्ताद मुजरिम ऐसे सुराग नहीं छोड़ा करते। इत्तेफाकियात जुर्म करने वाले कोई न कोई सुराग छोड़ जाते हैं। मेरे लिए अब इस वारदात की जगह बेकार थी। 5 दिन गुजर गए थे। खुरे खोज की उम्मीद बेमायनी थी। मैंने इन आदमियों से पूछा, मौका वारदात पर तुमने कोई चीज़ पड़ी देखी थी? मैंने ये सवाल आदत के तहत कर डाला था।
मेरे जहन में कुछ भी न था, लेकिन मैंने देखा कि हवा में चलाया हुआ तीर गालिबन किसी निशाने पर जा लगा था। दोनों आदमियों के रंग उड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। पुलिस ऑफिसर चेहरों के बदलते हुए रंग को खूब पहचानते हैं। मुझे इसका खुसूसी तजुर्बा था। मैंने इन्हें संभलने न दिया, न उनके जवाब का इंतज़ार किया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, शाबाश, वो चीज़ मुझे दे दो। वो बेचारे गरीब से किसान थे। पुलिस के खौफ ने इन्हें हिप्नोटाइज कर दिया। एक के मुंह से सरगोशी के लहजे में निकल गया, अंदाता, वो चीज़ हमारे पास नहीं, सुनार को दे दी थी। दोनों ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और रो रो कर इल्तिजा करने लगे कि अंगूठी इन्हें ज़मीन पर पड़ी मिली थी, इन्हें बख्श दिया जाए क्योंकि वो बहुत गरीब हैं और अंगूठी उन्होंने चोरी नहीं की। दरअसल यही वजह थी कि उन्होंने खून देखा, इंसानी पाँव के निशान भी देखे और गांव वालों को ना बताया। वो अंगूठी हजम करना चाहते थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इन्हें मौका वारदात से अंगूठी मिली थी और मुझे ये भी मालूम न था कि अगर अंगूठी मिली थी तो वो किसकी थी। मकतूल की ही हो सकती थी। उन्होंने बताया कि शहर के एक सुनार के पास उन्होंने अंगूठी 16 रुपयों में बेची और 8-8 रुपये तकसीम कर लिए थे। मैं उसी वक्त उन्हें साथ ले गया। इनकी रहनुमाई में सुनार की दुकान पर गए। मुझे मालूम था कि सुनार किसी से जेवर खरीदें तो फौरन पिघला डालते हैं ताकि माल चोरी का हो तो उसका निशान ही ना रहे। सुनार ने बता दिया कि उसने इन दोनों से सोने की एक अंगूठी खरीदी थी। इस कस्बे में सुनारों की कुल 3 दुकानें थीं। सुनार एक दूसरे के तैयार किए हुए जेवरात पहचान लेते हैं। मैंने इससे पूछा, अंगूठी नई थी? और अगर नई थी तो किसकी बनी हुई थी? इत्तेफाक से अंगूठी इसी की दुकान की बनी हुई थी और नई थी। वो मुझे बता न सका कि उसका खरीदार कौन था। उन दिनों जनाना अंगूठियों का ये नया डिज़ाइन तैयार हुआ था। मैंने उसे मकतूल के गांव का नाम लेकर कहा कि याद करके बताओ कि अंगूठी इस गांव में तो नहीं गई थी। उसने जहन पर जोर दिया तो उसे फाती के मंगेतर का नाम याद आ गया। उसने कहा, 10-12 रोज़ गुजरे वो अपनी माँ के साथ आया था और उसने खासा जेवर खरीदा था। इससे पहले उसने ये अंगूठी खरीदी थी। कहता था कि मंगनी के लिए लड़की को पहनानी है। इसके पास उंगली का सही साइज नहीं था। अपनी छोटी उंगली में अंगूठी डालकर उसने कहा था कि ये पूरी होगी। सुनार ने ये अंगूठी 21 रुपये और 2-4 आने पर बेची थी। उस ज़माने में सोना बहुत सस्ता था। यह अंगूठी नग और पत्थर की वजह से महंगी बेची गई थी। मैंने सुनार से ये न कहा कि उसने ये जानते हुए कि अंगूठी किसी और की थी उसने खरीद कर जुर्म किया है। मुझे तो इस पर खुशी थी कि अंधेरे में खुदा ने रोशनी दिखा दी थी। यह अंगूठी अब्दू ने फाती को मंगनी पर दी थी जो मौका वारदात पर गिर पड़ी। इससे ये जाहिर हुआ कि अंगूठी खुली थी और ये भी कि मौका वारदात पर फाती मौजूद थी। मगर सवाल ये था कि कातिल कौन है। मेरे दिमाग में ये पहला ख्याल आया कि फाती और मकतूल इकट्ठे पकड़े गए और मकतूल कत्ल हो गया। अगर यही सूरत थी तो फाती से कातिल की निशानदही कराई जा सकती थी। मैंने सुनार से कहा कि उसने चोरी का माल खरीद कर जुर्म किया है। बहरहाल मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा बशर्ते कि वो मुंह बंद रखे। अगर अब्दू यहाँ आ जाए तो उसे ना बताए कि मैं यहाँ आया था या अंगूठी यहाँ आई थी। उसने मेरे कहने पर मुझे बिल्कुल इसी डिज़ाइन की एक अंगूठी दिखाई। मैंने दोनों आदमियों को और सुनार को भी गवाहों की फहरिस्त में लिख लिया और उन्हें खबरदार कर दिया कि किसी से कोई बात न करें और हर वक्त घरों में हाजिर रहें। मैंने रेस्ट हाउस जाकर चौकीदार के साथ 2 कांस्टेबल इस हिदायत के साथ गांव रवाना कर दिए कि अब्दू फाती की माँ और उसके बाप को बुला लाएं, लेकिन अब्दू को अलग और पहले लाएं। वो जब गांव से निकल आए तो फिर दूसरों को लाएं। मैं बहुत ही खुश था। मेरी आधी तफ्तीश मुकम्मल थी। अब कातिल का सुराग लगाना मुश्किल नहीं था। सबसे पहले अब्दू आया। अच्छा खूबरू जवान था। उम्र मकतूल जितनी थी। उसे मैंने अलग बिठा दिया। 15-20 मिनट बाद फाती, इसकी माँ बाप आ गए। बाप की उम्र 40 से ज़रा कम ही होगी। फाती की माँ की उम्र उससे कम थी लेकिन अभी जवान लगती थी। खुदा ने उसे बड़ा साफ रंग और अच्छी शक्ल दी थी। फाती की खूबसूरती को मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकूँगा। कुछ और ही किस्म का हुस्न था, मगर ये हुस्न पुरअसरार किस्म का था।
जिसमें मुझे कंवारपने की मासूमियत नज़र नहीं आती थी। उसकी आंखें बहुत ही दिलकश थीं, मगर उनमें कोई तिलिस्म था। मुख्तसर ये कि वो गैर मामूली लड़की थी। उसका किरदार उसके चेहरे पर लिखा था। चेहरा शनासी की मामूली सी सूझबूझ रखने वाला इंसान भी कह सकता था कि ये लड़की मर्दों के सर खुलवा सकती है और ये भाई को भाई का दुश्मन बना सकती है। उसका बाप मेरे पास आया, तपाक से हाथ मिलाया, मेरा नाम पूछा, फिर ये पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं बरखुरदारी से उसके सवालों के जवाब देता रहा। उसने कंवर दीवान सिंह के साथ अपने गहरे रवाबित का इजहार किया। डीएसपी बी पुट का नाम भी लिया और कहा कि वो उसके साथ शिकार पर जाया करता है। कुछ देर मुझ पर अपनी पोजीशन का रौब गांठ कर उसने कहा, आपने मेरी बीवी और बेटी को बुलाया है, इससे मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। ये जो लड़का कत्ल हो गया है, किसी ने दुश्मनी से मार डाला होगा। लड़का बदचलन था, उसने अपने किए की सज़ा पा ली। मुझ जैसे इज्जतदारों को खामखा घसीटा जा रहा है। आप मेरी बीवी और बेटी से क्या पूछना चाहते हैं, वो मुझसे पूछ लें। मोहतरम, मैंने उसे कहा, मैं बेहतर समझता हूँ कि मुझे किससे क्या पूछना है। एक जवान आदमी कत्ल हो गया है, जिसे मैं आपकी तरह ये कहकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि लड़का बदचलन था। अगर बदचलन को कत्ल करने की खुली छुट्टी होती तो आज आप जिंदा ना होते। आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं। वो बाहर गया तो मैंने कांस्टेबल से कहा कि फाती को अंदर ले आओ। लड़की अंदर आई तो मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया। मुझे मालूम था कि उसकी उंगली में मंगनी की अंगूठी नहीं होगी। उसके हाथ दो घोड़ा बोस्की की चादर में थे। मैंने पहले तो उससे गपशप लड़ाई, फिर कहा कि इसकी मंगनी हो गई है। मैंने खुशी का इजहार करके कहा कि बच्चियां अपने खामिंदों के घरों में अच्छी लगती हैं। मैंने मंगनी के मुतालिक जज्बाती सी बातें की। उसका खौफ दूर हो चुका था। मैंने मजाक भी किया, वो खुलकर हंसी। उसमें शर्म हिजाब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैंने ये जानते हुए कि मंगनी की अंगूठी उसकी उंगली में नहीं होगी, इससे कहा, मंगनी की अंगूठी तो दिखाओ। मुझे तवक्को थी कि वो कहेगी कि अंगूठी घर पर पड़ी है, फिर मैं इसे घर ले जाऊंगा और कहूँगा कि अंगूठी दिखाओ, मगर उसने चादर से हाथ बाहर निकालकर मेरी उम्मीदों और मंसूबों पर पानी फेर दिया। अंगूठी उसकी उंगली में थी और वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुनार ने मुझे दिखाई थी। घबराहट जो लड़की पर तारी होनी थी वो मुझ पर तारी हो गई। मैं चकरा गया। ये अब अकल का खेल था। सुनार की इतला के मुताबिक अंगूठी अब्दू ने खरीदी थी और ये मंगनी की अंगूठी थी, तो क्या ये भी मुमकिन था कि लड़की कोई और थी और मौका वारदात पर हाथापाई में या किसी और वजह से अंगूठी गिर पड़ी। मकतूल के साथ इस लड़की का क्या ताल्लुक था, ये सवाल तेज़ी से मेरे जहन में आए और मैंने जहन पर इतना जोर दिया कि जिस्म का सारा खून दिमाग की तरफ चढ़ गया। थानेदारों के लिए ऐसे मरहले बड़े ही तकलीफ दे और ख़तरनाक होते हैं। ऐसे ही मरहलों में घबरा कर थानेदार झूठे गवाहों का सहारा लेते या कमज़ोर शहादत से कोर्ट में केस तबाह करा लेते हैं। अगर थानेदार फ़राइज़ से दयानतदारी करे तो खुदा यकीनन मदद करता है। ये मेरा अकीदा है कि एक गुनाहगार को पकड़ने और इसे सज़ा दिलवाने वाले की खुदा ज़रूर मदद करता है। इस लिहाज से पुलिस का फ़र्ज़ मुक़द्दस है, मगर पुलिस वालों ने अपने महकमे को सबसे ज़्यादा बदनाम महकमा बना दिया है। मैंने हवा में एक और तीर चलाया। फाती के साथ बातें करते करते मैं कमरे से बाहर निकल गया। कंवर दीवान सिंह ने मुझे अपना हेड कांस्टेबल दे रखा था। खुशकिस्मती से वो मुसलमान था। गुज़िश्ता रात वो मेरे पास बैठा कंवर दीवान सिंह की गलत हरकतों की बातें कर रहा था। उसने बताया कि इस केस से उसने इसलिए जान छुड़ाई है कि ये कबीला बड़ा ही जालिम और खूनी है। इन लोगों में से शहादत और गवाह ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर पुलिस सख्ती करे तो ये लोग पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये डीएसपी कंवर दीवान सिंह की मुट्ठी में है, इसलिए हम इससे अपनी हर बात मनवा लेता है। हेड कांस्टेबल ऐसी बहुत सी बातें करता रहा और उसने मुझे कहा था कि कोई फिक्र ना करूं, वो मेरी पूरी मदद करेगा और उसने वाकई मेरी बहुत मदद की। मैं फाती को अंदर छोड़कर बरामदे में गया। हेड कांस्टेबल मौजूद था। उसे अंगूठी के मुतालिक सारी बात बताई और उसे बाजार भेज दिया।
मुसलमान होने के अलावा मुझे इस पर इसलिए भी भरोसा था कि वो ज़हीन आदमी था। मैं अंदर गया और फ़ाती से पूछा, मकतूल के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कितना अरसा रहे? मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसने खुद एतमादी से जवाब दिया, तुम अभी बच्ची हो फ़ाती। मैंने नर्म लहजे में कहा, ये तुम्हारा गांव नहीं, तुम पुलिस के सामने बैठी हुई हो, एक आदमी कत्ल हो गया है, तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर एक बात यहाँ लिख ली जाएगी। ज़रा सी भी हेरा फेरी करोगी तो कैद हो जाओगी, सच बोलोगी तो फ़ायदे में रहोगी। मुझे सोचकर जवाब दो कि हसनैन के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कितना अरसा रहे, और ये भी सोच लो कि तुम्हारे ताल्लुकात का गवाह सारा गाँव है। वो सोच में पड़ गई। मैंने उसकी हौसला अफजाई की। आखिर में उसने कहा, उसकी शादी हो जाने तक। वो इसके बाद भी तुम्हें मिलता रहा है? मैंने कहा, नहीं। उसने जवाब दिया, अब्दू ने तुम्हें दोस्ती के लिए कहा था तो तुमने इनकार क्यों किया था? उसने चौंक कर मुझे देखा। मेरे होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से पूछा, आपको ये बातें किसने बताई हैं? जिसने हसनैन को कत्ल किया है। मैंने जवाब दिया और उसके चेहरे को गौर से देखा। उसका रंग पीला पड़ गया और वो आंखें झुकाकर इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकोगी फ़ाती, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं कि कातिल कौन है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या अब्दू ने तुम्हें हसनैन के साथ पकड़ लिया था? नहीं। तुम्हें हसनैन के साथ किसी ने नहीं पकड़ा था? नहीं। ये कब की बात है? उसकी शादी से 1 महीने बाद की बात है, उसने जवाब दिया। कत्ल से बहुत दिन पहले मैं उसे मिली थी। रात का वक्त था? हाँ। उसे तुमने बुलाया था? हाँ। किस तरह? मैंने पूछा। किसी की ज़बानी पैगाम भेजा था। उसने एक ख़ास इशारा बताया जो उसने दिन के वक्त किया था। ये इनका पुराना इशारा था। उसने मुलाकात की जगह शहर और गांव के दरमियान बताई। मुझे अभी वो जगह देखनी थी। जिन 2 आदमियों को अंगूठी मिली थी उन्होंने भी शहर और गांव के दरमियान एक जगह की निशानदही की, तो मैंने उस जगह फ़ौरन जाना फ़ायदेमंद नहीं समझा था, क्योंकि कत्ल को इतने दिन गुजर गए थे। अब वहां जाने से कुछ नहीं मिल सकता था। वो जगह तो बहरहाल देखनी ही थी, क्योंकि वो जाए वारदात थी, लेकिन लड़की ने भी एक जगह की निशानदही की, तो मैंने उसी वक्त वो जगह देखने का फ़ैसला कर लिया। मालूम हुआ कि वहां तक यक्का जा सकता है। मैंने 2 यक्के मंगवाए। एक में लड़की को अपने साथ बिठाया, दूसरे में अंगूठी उठाकर बेचने वाले दोनों आदमियों को 2 कांस्टेबलों के साथ बिठाया। कस्बे से 4-5 फर्लांग दूर लड़की ने यक्का रुकवाया। हम उतरे। उसने मुझे एक जगह दिखाकर कहा कि उनकी बेशतर मुलाकातें यहाँ हुई थीं। दूसरा यक्का भी रुक गया था। मैंने इशारे से इन्हें दूर रहने को कहा। वो जगह कुशादा थी और ज़रा गहरी। इर्द-गिर्द दरख्त, झाड़ियाँ और एक तरफ खेत थे। वहाँ पकड़े जाने का इम्कान कम था। लड़की को परे भेजकर दोनों आदमियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि इन्हें अंगूठी यहाँ से मिली थी। ज़मीन ज़्यादा कच्ची नहीं थी और कोई ऐसी पक्की भी नहीं थी। खुश्क खून पर मट्टी जम गई थी। पाँव के निशान गड़मट थे। ज़मीन ये बता रही थी कि यहाँ 2-3 आदमियों की धींगा मुश्ती हुई है। इर्द गिर्द ज़मीन को बड़ी ही गौर से देखा, मगर कोई सुराग न मिला। मुझे ये कामयाबी ज़रूर हासिल हुई कि फ़ाती के मुतालिक यकीन हो गया कि अगर ये कत्ल में शरीक नहीं थी तो वारदात के साथ उसका ताल्लुक ज़रूर था। मैंने उसे कुछ भी न कहा। जाए वारदात का नक्शा तैयार किया और सबको रेस्ट हाउस ले गया। रास्ते में फ़ाती ने मेरी सांसों पर हाथ रखकर पूछा, अब आप क्या करेंगे? मैंने उसे तसल्ली दी। मैं उसके गिर्द शहादत की दीवारें खड़ी करके कहना चाहता था कि अब कहो, क्या कहना चाहती हो? उसके साथ इधर उधर की बातें होती रहीं। मेरे ज़हन पर अंगूठी सवार थी। मुझे सुनार की बात याद आ रही थी कि अब्दू के पास अंगूठी का यानी लड़की की उंगली का नाप नहीं था। उसने अपनी छोटी उंगली में अंगूठी डालकर कहा था कि ये ठीक रहेगी। मैंने इससे ये मतलब हासिल किया कि लड़की की उंगली में अंगूठी खुली थी जो यहाँ गिर पड़ी। सवाल ये था कि जो अंगूठी लड़की की उंगली में थी वो कहाँ से आई? मैं दुआ कर रहा था कि हेड कांस्टेबल मेरी मर्जी का जवाब लाए। मेरे अकीदे के ऐन मुताबिक खुदाए जुल जलाल ने मेरी मदद की। रेस्ट हाउस के बरामदे में सुनार हेड कांस्टेबल के साथ बैठा हुआ था। उसने फ़ाती को एक कांस्टेबल के हवाले कर दिया और हेड कांस्टेबल
और सुनार को अंदर ले गया। हेड कांस्टेबल ने कहा, अब्दू ने इससे एक और अंगूठी खरीदी थी। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने सुनार से पूछा तो उसने बताया कि अब्दू उसके पास आया था और ये कहकर वैसी ही एक और अंगूठी ले गया था कि खुली थी, कहीं गुम हो गई है। सुनार ने जो दिन बताया वो कत्ल से एक रोज़ बाद का दिन था। मैंने सुनार से पूछा कि उसने ये बात मुझे उस वक्त क्यों न बताई जब मैं उसकी दुकान पर गया था। उसने हाथ जोड़कर भिखारियों की तरह जवाब दिया, कारोबार और गाहकी का मामला है। उसने कहा था कि किसी को बताना नहीं कि मैंने एक और अंगूठी खरीदी है। मैं ग्राहक को नाराज़ नहीं कर सकता। तुमने उसे ये तो नहीं बताया होगा कि उसकी जो अंगूठी गुम हो गई है तुम्हारे पास फ़रोख्त हुई है? नहीं, उसने जवाब दिया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे पास अंगूठी आई है। वो अब्दू वाली है। मेरी दुकान से ऐसी कई अंगूठियाँ जा चुकी हैं। आपने एक गांव का नाम लिया तो मैंने बता दिया कि इस गांव का एक आदमी अपनी माँ के साथ आया था और ज़ेवरात ले गया था। क्या तुम अब्दू को पहचान लोगे? क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। वो बाहर बैठा हुआ है। उसने मुझे आंख से इशारा किया था, शायद ये कह रहा था कि मैं दूसरी अंगूठी का जिक्र यहाँ ना करूँ। उसने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। मैंने उसकी शहादत के मुतालिक चंद एक हिदायत देकर उसे दुकान पर भेज दिया और फाती के मंगेतर अब्दू को अंदर बुलाया। पहले तो मैंने उसे सर से पाँव तक देखा, फिर उसके चेहरे का गहरा जायज़ा लिया। मैं अंदाज़ा करना चाहता था कि उसमें इतना संगीन और घिनौना जुर्म करने की हिम्मत और सलाहियत है। गठे हुए मजबूत जिस्म का नौजवान था। मैंने उसे सामने बिठाकर कहा, देखो अब्दू मियाँ, मुझे चक्कर देने की कोशिश न करना। तुम्हारी ज़बान तुम्हें फांसी के तख्ते पर खड़ा कर सकती है या काला पानी भिजवा सकती है। मैं जो कुछ पूछूं सच सच बता देना। मुझे परेशान करोगे तो परेशान होगे, मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं मुसलमान हूँ। पूछो पूछो, क्या पूछते हो? उसने बड़ी दिलेरी से कहा, जैसे मुझे कुछ समझता ही ना हो। इस एक फ़िक्रे और उसके लहजे से मैं जो समझा वो ये था कि लड़का अपने आप को बहुत दिलेर समझता है। फाती ने तुम्हें कबूल कर लिया है? मैंने उस पर वार करने के अंदाज में पूछा। लड़की की क्या मजाल है कि कबूल न करे? उसने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं निकाह में इनकार कर दूंगी? मैंने ज़रा दबदबे से कहा। उसने तुम्हें कहा नहीं था कि तलाक ले लूँगी? वो ज़रा सा घबराया। मैंने कहा, क्या लड़की के साथ तुमने अहदनामा तैयार कर लिया है कि वो तुम्हें दिल से कबूल कर लेगी? आप ऐसी बातें क्यों पूछते हैं? उसने अपने रौब को कायम रखते हुए पूछा। इसलिए पूछता हूँ कि वो तुम्हें धुतकार चुकी थी। मैंने कहा, बेवकूफ़ के बच्चे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो अब भी तुम्हें कबूल नहीं कर रही। अब भी उसकी ज़बान पर हसनैन का नाम है। मैं उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए था। क्या उसने आपके साथ ये बातें की हैं? उसने अहमकों की तरह पूछा। उसने और भी बहुत सी बातें की हैं। तुमने देखा नहीं कि वो मेरे साथ बाहर गई थी? वो मुझे जगह भी दिखा लाई है। कौन सी जगह? उसने हिचकी लेने के अंदाज से पूछा। जहाँ उसकी अंगूठी गिरी थी। मैंने जवाब दिया। तुमने देखा नहीं? यहाँ से सुनार भी अभी अभी गया है। उसकी ज़बान बंद हो गई और आंखें ठहर गईं। मुझे ऐसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। मैंने पूछा, तुमने दूसरी अंगूठी क्यों खरीदी थी? पहली खुली थी। उसके मुंह से जैसे ये अल्फाज फिसल कर बाहर आ गए हों। काम करते गिर पड़ती थी। तुम्हें किसने बताया था? मैंने पूछा। तुम्हारी माँ ने? जवाब दो। मैं 2 सेकंड में साबित कर दूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो खामोश रहा। सुनार से तुमने ये क्यों कहा था कि किसी को ये न बताना कि तुमने दूसरी अंगूठी खरीदी थी? कह दो, पहली अंगूठी खुली थी इसलिए तब्दील कराई थी। कह दो, वो गुम नहीं हुई थी। उसकी दिलेरी और मर्दानगी ख़त्म हो चुकी थी। आंखें फाड़े मुझे देखे जा रहा था। मैंने कहा, तुम्हें फाती ने बताया था कि अंगूठी गुम हो गई है? उसे शक था कि वो इस जगह गिरी है जहाँ रात को तुम गए थे और जहाँ हसनैन भी था। उस पर तो जैसे सकता तारी हो गया था। मुझे चूँकि अभी बहुत सी बातों का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने हवा में तीर चलाना मुनासिब ना समझा। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर अब्दू को उसके हवाले किया और कहा कि इसे दूसरे दरवाजे से पिछले बरामदे में ले जाओ
और दीवार के साथ मुंह दीवार की तरफ करके बिठा दो और खुद उस पर पहरा दो। मैंने फाती की माँ को बुलाया, उसे अपने सामने बिठाया ही था कि उसका खामिंद अंदर आ गया। कहने लगा कि ये सीधी और शरीफ सी औरत है, आपके किसी सवाल का जवाब ठीक तरह न दे सकेगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके पास बैठ जाऊं। देखो मियाँ, मैंने उसे कहा, तुम इस कमरे से नहीं, इस डाक बंगले के अहाते से बाहर निकल जाओ फौरन। चलो चलो निकलो यहाँ से। उसने ज़रा सी पसोपेश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे डांट कर बाहर भगा दिया। मुझे बताया जा चुका था कि ये इस औरत का दूसरा खाविंद है और ये औरत पहले खाविंद के घर भी मजलूम रही और दूसरा खाविंद भी इस पर जुल्म कर रहा है। मैंने उसे कहा, मेरी बात गौर से सुनो बहन, तुम इस वक्त पुलिस की हिफाजत में हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह गुजरी है। मैं तुमसे जो पूछूं सच बताना। मैं तुम्हारी हिफाजत का पूरा पूरा बंदोबस्त करके जाऊँगा। पहले उसके आंसू निकले, फिर वो हिचकियाँ लेने लगी। मैंने उसे बहलाने की कोशिश न की। उसने मुंह पर दुपट्टा डाल लिया। कुछ देर बाद जब उसकी हिचकियाँ ज़रा रुकने लगीं तो मैंने उठकर उसके सर पर हाथ रखा और उसका चेहरा दूसरे हाथ से ऊपर उठाकर कहा, मुझे भाई नहीं समझोगी? तुम्हारा खाविंद बदकार इंसान है, इसीलिए मैंने उसे धुतकार कर बाहर निकाल दिया है। तुम दुखी हो और मजलूम हो, इसलिए तुम्हें बहन कह रहा हूँ। मुझे आज सारे अल्फाज याद नहीं रहे जो मैंने उसे कहे थे। उस ज़माने में जब जिस्म मेरा खून से भरा हुआ था, मैं बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज बोल लिया करता था और अल्फाज की हेरा फेरी से पत्थर को भी मोम कर लिया करता था। ये औरत तो बेचारी मजलूम थी, इतनी अच्छी सूरत पर गम के गहरे बादल छाए हुए थे। इसकी हमदर्दी में अल्फाज मेरे दिल से निकल रहे थे। मैंने इनका असर देखा। मालूम होता था जैसे वो प्यार और हमदर्दी के दो लफ्ज़ों के लिए तरस रही थी। उसने कहा, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? मैं तो कहती हूँ कि मेरा ये खामिद मुझे जहर दे दे, मैं खुशी से पी लूँगी, या आप मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दें, अपने हाथों रस्सा गले में डाल लूँगी। उसने और भी बहुत सी बातें की जो सुनाना ज़रूरी नहीं। एक जुमला मेरे दिल में उतर गया। उसने कहा, पहले खामिद ने इसलिए मुझ पर जुल्म किया कि मैंने लड़की को जन्म दिया था। दूसरा खामिद इसलिए जुल्म कर रहा है कि लड़की जवान और खूबसूरत है और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसे मना नहीं कर सकती। उसने जवाब दिया, ये मेरी बेटी नहीं, सौत है। मैं तो घर में नौकरानी हूँ। वो इसे शराब भी पिलाता है। वो इसका सगा बाप तो नहीं। सौतेले बाप कभी सगे हुए हैं? उसने लंबी लंबी तफसीलात सुनाई। मैंने पहले भी ऐसे सौतेले बाप देखे थे। मेरे लिए ये किस्सा नया नहीं था। मैं आपको सिर्फ वारदात और तफ्तीश की तफसील सुनाऊंगा। मैंने उसे कत्ल की रात याद करा के पूछा कि उस रात फाती बाहर निकली थी। उसने जवाब दिया कि मैं कमरे में कैदियों की तरह पड़ी रहती हूँ, मुझे क्या खबर वो घर में थी या कहीं चली गई थी। तुम्हारा खामिद उस रात घर में था? नहीं, उसने ज़रा सोचकर कहा, वो शराबी शहर गया हुआ था हिंदुओं के साथ। उसने जहन पर और जोर दिया और कहा, हाँ, फाती को मैंने बाहर जाते देखा था। पूछा नहीं था कि कहाँ जा रही है। वापस कब आई थी? मैं सो गई थी, उसने कहा और झुंझलाकर कहने लगी, मैं तो पत्थर हूँ, मुझसे आप इन दोनों के मुतालिक कुछ न पूछें। मैं उससे फाती के कपड़ों के मुतालिक पूछना चाहता था जो उसने रात को पहन रखे थे। मुझे शक ये था कि वो कत्ल में शरीक थी तो लाश ट्रंक में रखने में उसने कातिल की मदद की होगी। उसके कपड़े खून और आलूद ज़रूर हुए होंगे। फाती की माँ से मैंने बहुत से सवाल किए तो वो सिर्फ ये बता सकी कि सुबह फाती के जिस्म पर वो कपड़े नहीं थे जो उसने गुज़िश्ता रात पहने हुए थे। मेरे सवाल के जवाब में उसने ये भी बताया कि उसने सुबह सवेरे गुस्ल किया था और रात वाले कपड़े धोए थे। माँ के बयान के मुताबिक घर के तमाम कपड़े एक औरत आकर धो जाया करती थी। फाती ने अपने कपड़े पहले कभी नहीं धोए थे। इस औरत ने मेरा काम और ज़्यादा आसान कर दिया, लेकिन उसके मुंह से ये बातें निकलवाने के लिए मुझे बेपनाह कोशिशें करनी पड़ी। हालांकि वो बातें छुपाने की ज़र्रा बराबर कोशिश नहीं कर रही थी। वो दरअसल दिमागी तौर पर बहुत सुस्त औरत थी। कभी तो ये शक होता था कि उसका दिमाग सो गया है। मुझे बेदार करना पड़ता था। ये शायद उस बुरे सलूक का असर था जो इसे दो खाविंदों से मिला था।
उसे बाहर भेजकर मैंने अब्दू की माँ को बुलाया। वो सख्त घबराई हुई थी। उसने अंदर आते ही पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? उसने अब्दू को अंदर आते देखा, बाहर जाते नहीं देखा था। मैंने उसे पिछले बरामदे में बिठा रखा था। उसकी माँ को मैंने तसल्ली दिलासी दी और बताया कि उसे गिरफ्तार या कैद नहीं किया गया। इस औरत के साथ भी मुझे बहुत मुश्किल पेश आई। उसे अपने बेटे का गम खाए जा रहा था। बार बार कहती थी, मेरा बेटा कहाँ है? आपने पकड़ तो नहीं लिया? मैंने उसकी इसी कमजोरी को इस्तेमाल किया, उसे झूठी तसल्लियाँ देकर और तरह तरह की फरेबकाराना बातें करके उसे कायल कर लिया कि वो मेरे हर एक सवाल का जवाब सही दे देगी तो उसका बेटा महफूज रहेगा, वरना उसे अंग्रेज हथकड़ियाँ लगाकर ले जाएंगे और बेगुनाह काला पानी भेज देंगे। ममता की मारी हुई औलाद से बिगाड़े हुए अकलौते बेटे के लिए परेशान औरत ने मुझे सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। मुख्तसर ये कि अब्दू माँ बाप का अकलौता बेटा था। वो 10 साल का था जब बाप मर गया। घर में दाने थे जिनकी बदौलत बच्चे को शहजादा बनाया गया। सीधी जिद पूरी की गई जिससे वो और जिद्दी हो गया। 10 साल तक वो बिगड़ चुका था। बाप मर गया तो माँ ने बच्चे की खातिर दूसरी शादी ना की, जिंदगी बच्चे के लिए वक्फ कर दी। ज़मीन बहुत थी। 13-14 साल की उम्र तक बच्चा आवारा हो चुका था। दूध, मक्खन और घी ने इसे 14 साल की उम्र में 24 साल का जवान बना दिया। शहर करीब था जहाँ वो पैसा ज़ाया करने लगा। जवान हुआ तो खूब रूह, दिलेर और मरने मारने वाला सदा तैयार निकला। कोई इसके मुँह नहीं आता था। उसने चंद ही महीनों में अपनी माँ से कहना ये शुरू कर दिया था कि उसके लिए फाती का रिश्ता मांगे। माँ इस लड़की को घर नहीं लाना चाहती थी क्योंकि इसे वो बदचलन समझती थी। मेरे इस सवाल के जवाब में कि फाती की बदचलनी किस तरह थी और किसके साथ थी, उसने कहा कि वो बहुत ही मुँह फट, चुलबुली और बेहया लड़की थी। मकतूल के मुतालिक उसने कहा कि लोग कहते थे कि इसके साथ लड़की के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। माँ की राय ये थी कि इस बदमाश लड़की ने उसके बेटे को भी अपने जाल में फांस लिया था। वो बेटे की ये जिद पूरी करने की बजाय खुदकुशी करने के लिए तैयार थी, मगर बेटा कहता था कि इस लड़की का रिश्ता कोई और ले गया तो मैं घर से चला जाऊंगा या खुदकुशी कर लूँगा। माँ अपने बेटे के हाथों मजबूर हो गई। उसे बहुत समझाया, ये भी कहा कि फाती का सौतेला बाप बहुत ही बदनाम आदमी है, मगर बेटे की जिद के आगे ममता झुक गई। उसने फाती की माँ से रिश्ते की बात की तो वो फौरन मान गई, लेकिन ये भी कहा कि उसके खामिन से वो खुद बात करे। माँ ने फाती के सौतेले बाप से बात की तो उसने भी हाँ कर दी। इससे अब्दू की माँ को यह अफसोस हुआ कि फाती के माँ बाप ने खुदा का शुक्र अदा किया है कि किसी ने फाती का रिश्ता मांगा है। माँ को अच्छी तरह मालूम था कि गांव का कोई घर इस लड़की का रिश्ता लेने पर आमादा नहीं था। रिश्ता तय हो गया, फिर मंगनी हुई। माँ ने बेटे के साथ जाकर पहले मंगनी की अंगूठी खरीदी जो उसने लड़की को पहनानी थी। यहाँ मैंने उसकी बात काट कर कहा, अब्दू ने मुझे बताया कि अंगूठी ज़रा खुली थी। माँ ने उसकी तायद की और कहा, लड़की ने कहा था कि अंगूठी खुली है, काम करते हुए गिरने का डर है। मैंने उसे कहा था कि शादी के बाद दूसरी बनवा देंगे या ये तब्दील करवा लेंगे, अंगूठी उसी वक्त बदलवा लेते। मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि गिरकर गुम ही जाए। नहीं, माँ ने कहा, लड़की होशियार है, उसने उतार कर रख ली होगी, सोना कौन गुम करता है। इस जवाब से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि माँ को अंगूठी के गुम होने का इल्म नहीं और उसे ये भी इल्म नहीं कि उसका बेटा फाती को दूसरी अंगूठी लाकर दे चुका है। मैंने और बहुत सी गैर अहम सवाल करके उसे असल और कत्ल की रात की बात बताई और पूछा, उस रात अब्दू कहाँ गया था? तुम्हें कुछ बताकर गया होगा? मुझे तो वो कभी भी बताकर नहीं जाता, उसने जवाब दिया। उस रात भी मुझे बताए बगैर निकल गया था। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर पूछा, तुझे अल्लाह की कसम है दरोगा बेटे, हसनैन के कत्ल के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है? मैंने हंसकर उसे तसल्ली दी कि नहीं, अब्दू बेचारा किसी को क्या कत्ल करेगा। मैंने उसे देखा है, वो तो भोला बादशाह है। माँ फौरन मान गई और उसने मुझे बहुत सी दुआएं दे डालीं। मुझे मालूम है वो उस रात निकल गया था, मैंने कहा और पूछा, वो बर्छी घर से ले गया था? हाँ जी, माँ ने कहा, उसकी बर्छी बड़ी खूबसूरत है।
उसका फल 3 धारा है। मैंने बेपरवाही से कहा। जवान आदमी के हाथ में बच्ची अच्छी लगती है। इब्तिदा में तो इस औरत ने मुझे परेशान किया था, लेकिन इसे मेरी ज़बान का कमाल कह लें या माँ के प्यार की इंतहा कि उस पर मेरा जादू चल गया। वो अपने हाथों बेटे को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर रही थी। मैंने पूछा, वो वापस बहुत देर से आया होगा? हाँ, बहुत देर से आया था, माँ ने जवाब दिया। तुमने उसके कपड़े देखे थे? मैंने पूछा। हाँ, माँ ने कहा, भीगे हुए थे। कहता था कि छप्पर में गिर पड़ा था। साफ जाहिर था कि उसने खून से लिथड़े हुए कपड़े छप्पर नदी में धोए और निचोड़कर पहन लिए थे। मैंने ये जाहिर करने के लिए कि मैं तफ्तीश नहीं कर रहा और मुझे उसके बेटे के साथ दिलचस्पी है, मैंने कहा। इतनी ठंड में बेचारा पानी में गिर पड़ा था, उसे गर्म दूध पिला देना था। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ये औरत मुझे राज की एक और बात बता देगी। वो रुका ही नहीं, माँ ने कहा। बर्छी अंदर रखकर उसने कपड़े बदले और फिर बाहर निकल गया था। फिर कब वापस आया था? बहुत देर बाद। इसके बाद माँ ने काम की कोई और बात न बताई। मुझे अब ये मालूम करना था कि ट्रंक कहाँ से आया था। ट्रंक रेस्ट हाउस में रखा था। मैंने इस औरत को ये ट्रंक दिखाकर पूछा, अच्छी तरह देखो, ये ट्रंक तुम्हारे घर का तो नहीं? मैंने देखा कि वो पहले चौंकी। उसे याद आ गया होगा कि हसनैन की लाश ट्रंक से बरामद हुई थी। ये तो सारे गांव को पता चल गया था। उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे का तासुर बदला हुआ था। उसने सरगोशी में पूछा, हसनैन की लाश इस ट्रंक से निकली थी? तुम लाश को भूल जाओ ना, मैंने प्यार से कहा। इस ट्रंक को पहचानो। तुम्हारा लाश के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? नहीं दरोगा बेटे। वो मेरे सामने दो जानों बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, मेरा बेटा हसनैन का कातिल नहीं, वो तो अब्दू का दोस्त था। लड़के बाले इकट्ठे खेलते थे। उसके आंसू बहने लगे। मैंने इसे संभालने की कोशिश की, मगर वो बेकाबू हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि मैं इससे भेद ले रहा हूँ। मैं जान गया कि ये ट्रंक किसी के घर से गया है, वरना इसकी ये हालत ना होती। मेरे जहन में एक बात आ गई। मैंने कहा कि इस ट्रंक में लाश अब्दू ने नहीं डाली थी। तुम्हारे घर से ये ट्रंक चोरी हुआ है। कातिल ने इसमें लाश डालने के लिए तुम्हारे घर से उठवाया है। मैंने कातिल को पकड़ लिया है, तुम घबराओ नहीं। मैं क्यों ना घबराऊं? उसने हाथ मलते हुए और रोते हुए कहा, ये ट्रंक तो अब्दू खुद लेकर गया था। मुख्तसर ये कि घंटे भर की चिक चिक के बाद ये राज खुला कि अब्दू जब भीगे हुए कपड़े उतार कर और बर्छी रखकर फिर बाहर निकला था तो वही ट्रंक उठा के ले गया था। ट्रंक बहुत पुराना था, एक कोठरी में पड़ा था। उसी दिन की बात है कि अब्दू ने माँ से कहा था कि वो ये ट्रंक मरम्मत करा के इसे ठीक करवाएगा। माँ ये समझती रही कि वो ट्रंक किसी को मरम्मत के लिए देने गया है, लेकिन माँ ने ये न सोचा कि इतनी रात गए गांव में ट्रंक कौन मरम्मत करेगा। अब्दू बेशक एक खूंखार कबीले का फर्द था, जिसमें कत्ल कोई बड़ी वारदात नहीं समझी जाती थी, लेकिन वो आदि कातिल नहीं था। इंसान इंसान का खून करके नीम पागल हो जाता है। अब्दू के दिमाग की हालत यही हो गई थी। इसी हालत में उसने माँ के सामने ट्रंक उठाया और बाहर निकल गया। उसके दिमाग ने इतना सा भी साथ न दिया कि इसकी माँ के मुंह से बात निकल सकती है, और वो मैंने निकलवा ली। माँ को बाहर भेजकर मैंने फाती को बुलाया और उसे कहा कि तुम अब घर नहीं जा सकोगी, हवालात में जाओगी। उसने आहिस्ता से कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने अब्दू के साथ मिलकर हसनैन को कत्ल किया और उसकी लाश ट्रंक में बंद की है। वो सर से पांव तक इस तरह कांपी जैसे किसी ने इसके जिस्म के साथ बिजली के नंगे तार लगा दिए हों। हर मुलजिम की तरह उसने भी इनकार कर दिया। ये सब बदमाशी मेरी माँ की है। वो मुझसे बदला ले रही है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा बदला? मैंने पूछा। तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? वो झिझक गई। मैंने उसे बिठा लिया और प्यार से कहा, घबराओ नहीं, कोई कयामत नहीं आ गई। लेकिन इसकी घबराहट बढ़ती गई। मैंने एक बार फिर पूछा, माँ तुमसे किस गुनाह का बदला लेना चाहती है? वो मुझसे जलती है, उसने जवाब दिया। अब्बू मुझसे प्यार करते हैं। माँ कहती है कि तुम इन्हें बाप नहीं समझती। मैं उसकी हौसला अफजाई करता रहा। वो अपनी सफाई में बोलती रही। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। सुनो लड़की, मैंने उसे कहा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम उसे बाप समझती हो या नहीं, या वो तुम्हें बेटी समझता है या नहीं।
वो तुम्हारा अपना दीन ईमान है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पहली अंगूठी मेरे पास है। बाहर 2 आदमी बैठे हुए हैं। यह अंगूठी उन्हें उस जगह से मिली थी जहाँ अब्दू ने हसनैन को कत्ल किया था। तुम वहाँ मौजूद थी। सुबह के वक्त तुमने अपने कपड़े खुद धोए थे। क्यों? मुझे कह दो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उसने इनकार न किया, लेकिन इकरार भी न किया। वो सर झुकाकर सोच में पड़ गई। मैं भी सोच में पड़ गया। मेरे सामने सवाल ये आ रहा था कि ये लड़की मकतूल को चाहती थी, इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि उसने उसे कत्ल किया हो। हुआ यही है कि अब्दू इसका मंगेतर है। उसने लड़की को हसनैन के साथ देख लिया और हसनैन को कत्ल कर दिया। लड़की ने हसनैन को बचाने की कोशिश की, जिसमें इसके कपड़ों पर खून पड़ा। ये कपड़े इसने खुद धोए। लड़की पर यह जाहिर करना मैं नहीं चाहता था कि मुझे असल बात मालूम नहीं। मैंने उसे कहा, ज़्यादा न सोचो फाती, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे मालूम है कि कत्ल तुमने नहीं किया। मकतूल को बर्छियाँ अब्दू ने मारी हैं। तुम वहाँ सिर्फ मौजूद थी। मुझे तमाम वाक़े का इल्म है। अगर खुद मुझे सुना दोगी तो तुम्हारी बचत की सूरत पैदा कर दूँगा, वरना यूँ होगा कि तमाम गवाह अदालत में बयान देंगे तो अदालत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इस वक्त मेरे हाथ में है कि तुम्हें बचाने के लिए जिस गवाह को चाहूँ तोड़ दूँ। बोलो, हर एक बात मुझे सुना दो। वो कितनी ही दिलेर और बेहया क्यों ना होती, इतने बड़े जुर्म का इकबाल करना आसान नहीं। वो आखिर लड़की थी और आज़ाद थी। उसने बोलने की कोशिश की तो उसके होंठ काँप रहे थे। वो इकबाल जुर्म से इनकार कर रही थी। अब्दू कहाँ है? उसने पूछा। उसने आपको कुछ बताया है? मुझे उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने कहा। जब कोई इंसान किसी इंसान को रात के वक्त छुपकर कत्ल करता है तो आसमान के सितारे गवाही दिया करते हैं। मुझे सितारों की गवाही मिल गई है। मैंने हसनैन को कत्ल नहीं किया, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उसने 2-3 ऐसी बातें कहीं जिनसे जाहिर होता था कि इस पर अब्दू का खौफ सवार है, या अभी इसमें इतनी दिलेरी बाकी है कि पुलिस से और सज़ा से नहीं डरती। मैं रेस्ट हाउस के साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में तफ्तीश कर रहा था, जहां अंग्रेज़ अफसर क़याम किया करते थे। इस कमरे का असर वो नहीं था जो थाने का होता है। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाकर फाती को उसके हवाले किया और कहा कि इसे थाने ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। तब वो तड़पी और हाथ पांव मारने लगी। इसे हेड कांस्टेबल ने घसीटकर बाहर निकाला और धकेल कर रेस्ट हाउस से बाहर ले गया। इसका सौतेला बाप दौड़कर अंदर आया और मुझसे पूछा, उसे कहाँ भेज रहे हो? मैंने जवाब दिया, जहाँ वो उम्र के 14 साल गुजारेगी। इसका कत्ल के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है? उसने पूछा। तुम भी इसके साथ जाना चाहते हो? थोड़ी सी बहस के बाद वो मौन हो गया और इधर उधर देखकर बोला, मैं आपकी मुँह मांगी खिदमत करूँगा। मेरी इज्जत बचाएं, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। अपने मुँह से कहिए तो मैं अभी कदमों में सर रख दूँगा। मैंने उसे बाहर निकाल दिया। वो दौड़ता हुआ रेस्ट हाउस के अहाते से बाहर निकल गया। मैंने अब्दू को बुलाया। उसके साथ कोई और बात न की, सिर्फ ये कहा कि इकबाली बयान दोगे या अदालत में अपने खिलाफ गवाहों से बयान सुनोगे? उसने जवाब दिया, मैंने क्या जुर्म किया है? मैंने एक कांस्टेबल को बुलाया, उसे कान में कहा कि इसे थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दो और इसे जनाना हवालात के सामने से गुजारना, ताकि ये देख ले कि फाती भी कैद हो चुकी है। कांस्टेबल उसे ले गया और मैं ये सोचने बैठ गया कि मुझे किस किस्म की शहादत और कैसे कैसे सबूत की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं था कि फाती और अब्दू इकबाली बयान दे देंगे। अगर दे भी देते तो भी सबूत की ज़रूरत थी। आलाए कत्ल और वारदात के वक्त के कपड़े बरामद करने थे। मैं इसी सोच में गर्क था और मुसलसल काम करने से दिमाग सुन्न होता जा रहा था। मैंने ज़रा ऊँघने का इरादा किया तो कमर दीवान सिंह आ गया। उसने मुझे मुबारकबाद दी कि मैंने इतनी जल्दी मुलजिम पकड़ लिए हैं। आदमी चालाक था। मुझे मूड में लाकर उसने फाती की वकालत शुरू कर दी। फिर इसके सौतेले बाप को बहुत ही बाइज्जत इंसान साबित करने की कोशिश की। मैं इसका मतलब समझ गया। वो रिश्वत लेना और मुझे हिस्सा देना चाहता था। इसकी नज़र लड़की पर भी थी। उसने बड़े अच्छे अंदाज से मुझे एम्बी वुड की दोस्ती का भी रौब दिया। मैंने इसे कहा कि मुझे तफ्तीश मुकम्मल कर लेने दो और ये भी याद रखो कि एम्बी वुड के ऊपर भी कोई अफसर है और उसके ऊपर खुदा की ज़ात भी है। अगर उसका डर न होता
تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ کچھ دیر وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کیس میں دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ملزموں کو پٹی پڑھائی کہ اقبالی جرم نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری تفتیش مکمل ہے، مجھے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ہنسی مذاق کرتا چلا تو کیا، لیکن میں نے یہ خطرہ محسوس کر لیا کہ یہ ہندو گڑبڑ کرے گا۔ یہ علاقہ اس کا تھا، وہ گواہوں کو توڑ سکتا تھا۔ میں رات 2 بجے کے بعد تھانے گیا۔ تینوں ٹوم وہاں بند تھے۔ مجھے دیکھ کر بلبلا اٹھے۔ وہ تو بے گناہ رگڑے جا رہے تھے، ان کی نجات کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتا دیا کہ مجرم پکڑے گئے ہیں۔ ان سے فارغ ہو کر فاطی کو حوالات سے نکالا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ بہت غلیظ کمرہ تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تم نے کیا سوچا ہے؟ اپنی زبانی ساری کہانی سناؤ گی؟ اس کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ تھانے، پولیس، حوالات اور جرم کی دہشت معمولی نہیں ہوتی۔ اتفاقیات جرم کرنے والے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کمزور سی لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے کنور دیوان سنگھ کے متعلق کہا، یہ داروغہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں، آپ کہتے ہیں کہ ساری بات بتا دو۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں کا داروغہ ہندو ہے، وہ تمہیں مسلمان لڑکی جان کر جیل خانے بھجوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ساری بات بتا دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ میں اس کی اس وقت کی ذہنی حالت سمجھتا تھا۔ یہ مجرم کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے رعب اور تشدد کی بجائے پیار اور ہمدردی کا حربہ استعمال کیا، اور جن باتوں کا مجھے علم ہو چکا تھا وہ اشاروں میں اسے بتاتا رہا۔ ان اشاروں کا اثر گہرا تھا۔ اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں واردات سے پوری طرح واقف ہوں، حالانکہ میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ قتل میں نے نہیں کیا۔ اس کے منہ سے ایسے نکل گیا جیسے وہ خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ کس نے کیا ہے؟ ابدو نے۔ اس نے تمہیں حسنین کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ نہیں، اس نے کہا، میں حسنین کو ابدو کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی، اسے میں نے مروا دیا ہے۔ میں اتنا مضبوط آدمی تھا، مگر یہ سن کر کانپ گیا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو جسے وہ چاہتی تھی اس آدمی سے مروا دیا جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کے ذہن اور دل سے سزا کا خوف اتار دیا اور ہمدردانہ باتوں سے اسے آزادی سے ہر بات اگلنے کے لیے دلیر بنا دیا۔ وہ جوں جوں بولتی گئی، اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان آتا گیا۔ یہ لڑکی ایک نفسیاتی کیس تھا۔ جن حالات نے اسے نفسیاتی مریض بنایا تھا وہ تفصیل سے سنانا ضروری ہے۔ اس کی اقبالی کہانی یوں ہے۔ اس نے اپنے باپ کے گھر میں ہوش سنبھالا تو اس نے محسوس کیا کہ باپ اس کا دشمن ہے۔ کچھ پیار ملا تو صرف ماں سے ملا۔ باپ نے اسے گھر میں قبول ہی نہیں کیا، اسے بھول کر بھی پیار نہ کیا۔ وہ جب اچھی بری باتیں سمجھنے کے قابل ہو گئی تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی بدقسمتی اور نحوست کی نشانی ہوتی ہے۔ فاطی کی ماں کو اس کا باپ کبھی کبھی اس لیے مار پیٹ ڈالتا تھا کہ اس نے اس کے لیے بیٹا پیدا نہیں کیا۔ لڑکی باپ کے ظالمانہ سلوک میں 6-7 سال کی ہو گئی تو اس کا بھائی پیدا ہوا۔ باپ بچے کے ساتھ پیار کرنے لگا، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ اور بچی کے ساتھ اس کا وہی رویہ رہا۔ بچی جب باپ کو دیکھتی تھی کہ اس کے پاس تو بہت سارا پیار ہے لیکن وہ صرف بچے کو دے رہا ہے تو اس کے دل پر چوٹیں پڑتی تھیں۔ بچی کا ذہن ایک اور وجہ سے بھی خراب ہوا۔ وہ باہر نکلتی اور کھیلتی تھی تو کوئی نہ کوئی عورت یا مرد یہ کہتا ہوا گزر جاتا تھا، کتنی پیاری بچی ہے۔ کبھی کبھی کوئی اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر جاتا تھا۔ گھر میں اس کے لیے پھٹکار تھی اور باہر پیار تھا۔ وہ اور سیانی ہوئی تو اسے سہیلیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ علم نفسیات کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کے ذہن پر 2 متضاد اثرات پڑتے رہیں اس کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے۔ انسان پیار مانگتا ہے، خواہ کہیں سے بھی ملے۔ جس بچے کے لیے پھٹکار اور دھتکار ہے وہ پیار کا اور زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے۔ فاطی بھی باہر پیار ڈھونڈنے لگی۔ اس کا باپ جاہل تھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ نفرت کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ غیرت مند ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی پیار کی تلاش میں کہاں کہاں ماری ماری پھر رہی ہے اور یہ پیاس اسے کتنا بے غیرت بنا دے گی۔
یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جن گھرانوں اور برادریوں میں لڑکیوں کو منحوس و بےغیرتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، ان کی لڑکیاں چال چلن کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوتیں، اور جن گھروں میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر سمجھا جاتا اور انہیں پیار کا پورا حصہ دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر کی عزت پر مٹتی ہیں۔ فاتح نے میرے کوریدنے پر بتایا کہ 12-13 سال کی عمر میں اس نے لڑکوں کے ساتھ پیار کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس نے بدکاری کو ہی پیار سمجھ لیا تھا۔ اس عمر میں اس کا باپ مر گیا، جس کا فاتح کو کوئی افسوس نہیں ہوا، اس کی بجائے خوشی ہوئی کہ اسے آزادی مل گئی۔ 2-2.5 سال بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اسی کے لگ بھگ اس کا دوستانہ حسنین سے ہو گیا تھا۔ سوتیلا باپ امیر اور شراب خور تھا۔ اس نے فاتح کو بہت پیار دیا، اتنا پیار کہ اس کے سگے باپ کی نفرت کے زخم ٹھیک کر دیے۔ مگر یہ پیار ایک بدکار اور بے غیرت آدمی کا دھوکہ نکلا۔ فاتح جوان ہو چکی تھی، وہ سوتیلے باپ کی نیت بھاپ گئی، لیکن اسے باپ ہی سمجھتی رہی۔ اس باپ نے اسے ریشمی کپڑے اور زیورات سے اندھا کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک رات لڑکی کو شربت میں شراب پلائی اور پھر ان میں باپ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ باہر حسنین کے ساتھ اس کا تعلق بھی اسی قسم کا تھا۔ گھر میں پاکیزگی ختم اور باہر بھی ختم۔ اس کی ماں نے اپنے خاوند کو روکنے کی کوشش کی تو خاوند نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بیٹی سے کچھ کہا تو بیٹی نے اس کی بے عزتی کر دی۔ جہاں تک دل کا تعلق تھا، فاتح کو حسنین اچھا لگتا تھا، وہ اس کا ہم عمر تھا۔ یہ بڑی ہی شدید محبت تھی، مگر دوسرے قسم کی۔ میرے بے شمار سوالوں کے جواب میں اس نے جو انکشاف کیے، ان سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی حیوان بن چکی تھی۔ یہ بڑی ہی خطرناک کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے حیوانیت کے بہت سے مجرم دیکھے ہیں، اگر آپ کو ان کی وارداتیں سناؤں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ کوئی انسان جسے خدا نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے، اتنا درندہ بھی ہو سکتا ہے؟ فاتح اس حد میں داخل ہو گئی تھی، لیکن اس نے پیار اور تسکین کا ذریعہ حسنین کو بنایا، اور کچھ سوتیلے باپ کو کسی اور کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے الٹی سیدھی بات کرے۔ اس کی دلیری مشہور ہو گئی تھی اور منہ پھٹ ایسی کہ مرد اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ صرف عبدو تھا جس نے اسے دوستی کے لیے کہا۔ یہ نوجوان اپنے رنگ کا دلیر تھا، خوبرو بھی تھا، گاؤں میں اس کا رعب بھی تھا اور اس کے گھر میں دانے اور پیسے بھی تھے۔ فاتح نے اسے دھتکار کر دھمکی دی تو عبدو نے بھی دھمکی دی۔ یہ قصہ حسنین کے قتل سے 4-5 مہینے پہلے کا تھا۔ عبدو نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ حسنین کو قتل کر کے اس کی لاش غائب کر دے گا۔ فاتح نے حسنین کو بتایا، حسنین نے عبدو کو چیلنج کیا، 2 بار ان کی لڑائی بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فاتح نے عبدو کو قبول نہ کیا۔ عبدو اور حسنین کی دشمنی پکی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حسنین کی شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہوئی تو فاتح نے اسے شادی سے روکا۔ حسنین نے اسے بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی۔ باپ بھی نہیں مانتا، کیونکہ چاچا کی لڑکی کو باہر نہیں جانے دیا جا سکتا۔ فاتح نے اسے کہا کہ چلو کہیں بھاگ چلیں۔ حسنین نے اسے کہا کہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، ہم ان پڑھ دیہاتی اپنے گاؤں اور برادری میں ہی رہ سکتے ہیں۔ مگر فاتح کی عقل پر حیوانیت سوار تھی۔ میں جب سوچتی تھی کہ حسنین کسی اور لڑکی کا ہو جائے گا تو میرا چہرہ غصے سے سخت گرم ہو جاتا تھا۔ فاتح نے ان الفاظ میں اپنے اس وقت کے جذبات بیان کیے۔ میری کھوپڑی میں کیڑے چلنے لگتے تھے اور میں پکا ارادہ کر لیتی تھی کہ اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جو حسنین کو اپنا خاوند کہے گی۔ اس سے ذرا پہلے عبدو کی ماں نے فاتح کا رشتہ مانگ لیا جو اسے دے دیا گیا۔ فاتح نے عبدو کو صاف کہہ دیا کہ وہ نکاح میں انکار کر دے گی، اور اگر نکاح ہو گیا تو وہ ایسی حرکتیں کرے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا یا قتل کر کے پھانسی چڑھے گا، اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو اسے ساری عمر چین نہیں لینے دے گی۔ اس نے عبدو کو یہاں تک کہا کہ وہ اسے زہر دے کر مار ڈالے گی۔ ان دھمکیوں سے عبدو کی مردانگی جواب دے گئی۔ کسی مرد کی یہ بے عزتی اسے خودکشی پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ عبدو نے اس کی منت سماجت کی، مگر فاتح نہ مانی۔ اتنے میں حسنین کی شادی طے ہو گئی۔ فاتح کی اس نے یہ بات نہ مانی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ حسنین کی شادی سے
2-3 रोज पहले फातिह से मिली और रो रो कर उससे मनवाने की कोशिश की कि कहीं भाग चलें। फातिह ने उसकी गर्दन दोनों हाथों में पकड़ ली, जो हसनैन ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। हसनैन को गुस्सा आ गया, इनमें झगड़ा हो गया। हसनैन ने गुस्से में उसे कहा कि तुम बेइज्जत लड़की हो, तुम्हारी खातिर मैं अपने चचा की शरीफ बेटी को क्यों छोड़ दूं? तुम तो उसकी भी बीवी हो जिसे लोग तुम्हारा बाप समझते हैं। फातिह ये चोट बर्दाश्त न कर सकी। वो अब्दू से मिली तो अब्दू ने हस्बे मामूल उसकी मिन्नत की कि वो इसे कबूल करे। फातिह पागल हो चुकी थी। उसने अब्दू से कहा कि वो इस शर्त पर उसे कबूल करेगी कि वो हसनैन को कत्ल करके लाश इस तरह गायब कर दे कि वो पकड़ा न जाए। फातिह ने ये वादा भी किया कि वो सारी उम्र उसकी गुलाम रहेगी। अब्दू के दिल में पहले ही हसनैन के खिलाफ अदावत भरी हुई थी। फातिह की मोहब्बत, देहात की जहालत और कबीले में खून खराबे की रवायात ने अब्दू को फौरन तैयार कर लिया और हसनैन को कत्ल करने की ऐसी तरकीब सोचने लगा जिसमें वो पकड़ा न जा सके। हसनैन की शादी हो गई। शादी के बाद एक बार फातिह ने हसनैन को उस जगह आने को कहा जहां उनकी मुलाकातें हुआ करती थीं। हसनैन आ गया। इनकी मुलाकात की जगह यही थी जहां हसनैन कत्ल हुआ। हसनैन ने उसे कहा क्या वो इसे नहीं मिला करेगा। अब्दू उसे किसी भी वक्त कत्ल कर सकता था, लेकिन पकड़े जाने के डर से न कर सका। 2 महीने गुजर गए। इस दौरान हसनैन और फातिह की एक और मुलाकात हुई। आखिर अब्दू को ये तरकीब पसंद आई कि फातिह हसनैन को उसी जगह बुलाए। अब्दू उसे कत्ल करेगा और लाश ट्रंक में बंद करके रात की गाड़ी में रखाएगा। फातिह के बयान के मुताबिक वो बहुत खुश था कि लाश दुनिया के दूसरे सिरे तक जा पहुंचेगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसकी लाश है। अब्दू ने कहा कि वो इसे बर्छी से मारेगा। फातिह ने कहा कि वो इसे पकड़ ले और अब्दू उसका गला दबाकर मार डालेगा। इस तरह खून नहीं निकलेगा। मगर अब्दू इसे मर्दों की तरह मारना चाहता था। कहता था कि तुम उसे पकड़ो और मैं गला दबाऊं, ये मर्दों का काम नहीं। लिहाजा बर्छी से कत्ल का मंसूबा तय पा गया। कत्ल के रोज फातिह ने हसनैन पर नजर रखी। वो उसे घर से निकलता नजर आया तो फातिह ने उसे रोककर बताया कि आज रात फलां वक्त आ जाना, मैं तुम्हारा पाँव पकड़कर माफ़ी मांगूंगी, फिर तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। हसनैन धोखे में आ गया। फातिह ने अब्दू को बता दिया। अब्दू ने उसे बताया कि ट्रंक तैयार है। फातिह का सौतेला बाप शाम के वक्त अक्सर शहर जाया करता था। फातिह ने इससे मालूम कर लिया था। उस शाम उसे शहर जाना था, वो चला गया। माँ के साथ तो फातिह की बोलचाल पहले ही बंद थी। माँ जल्दी सो गई। फातिह ने सौतेले बाप की शराब की बोतल निकाली और इतनी सी पी ली जिससे उसके दिल से दुनिया का गम और फिक्र निकल गया। वो खेतों में गई। पहले उसे अब्दू नजर आया जो मौका वारदात की तरफ जा रहा था। फिर इसे हसनैन दिखाई दिया। वो मुकर्ररा जगह की तरफ चल पड़ी। गांव से दूर जाकर वो इकट्ठे हुए। हसनैन ने उसे कहा आज की मुलाकात आखिरी समझो फातिह, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। फातिह ने जवाब दिया कसम ले लो, आज आखिरी मुलाकात होगी। वो दोनों उसी नशेबी जगह पर आकर बैठ गए। फातिह इससे ज़रा हट गई थी। इसके साथ ही पहली बर्छी हसनैन की पीठ में उतर गई। वो उठकर पीछे को मुड़ा तो अब्दू ने उसके पेट पर बर्छी के 3 वार किए। मेरा ख्याल है कि जो वार दिल में लगा उसने उसे फौरन ख़त्म कर दिया। वो गिर पड़ा। फातिह ने अब्दू से पूछा कि ट्रंक कहाँ है। उसने बताया कि ट्रंक घर है। वो इसलिए साथ नहीं लाया था कि हो सकता है हसनैन ना आए। इस सूरत में ट्रंक लाना और वापस ले जाना ठीक नहीं था। बहरहाल ये जुर्म हिमाकत और जज्बात के जोर पर किया जा रहा था। मुजरिमों की तरह कोई स्कीम नहीं बनाई गई थी। अब्दू ट्रंक लेने के लिए चला तो फातिह से कहा कि वो कहीं करीब ही छुपी रहे ताकि कोई इधर से गुजरते हुए लाश देख ले तो पता चल जाए कि वो कौन था। लड़की की दिलेरी देखिए कि रात के वक्त गांव से दूर अकेली लाश के पास बैठी रही। हल्की हल्की चांदनी थी। अब्दू के कुर्ते पर खून के छींटे थे। बर्छी लंबी थी इसलिए बर्छी पर छींटे ज़्यादा न पड़े थे। करीब एक छप्पर था। अब्दू ने कुर्ता उतार कर इसमें धोया, निचोड़ कर पहना और घर को दौड़ पड़ा। फातिह वहाँ छुपी रही। अब्दू ट्रंक लेकर आ गया। दोनों ने लाश को दोहरा किया और ट्रंक में डाला। टांगे दबाकर ढकना बंद कर दिया।
ये बंद नहीं हो रहा था। अब्दू उसके ऊपर बैठ गया। फाती ने कुंडी लगाई। अब्दू ताला भी लाया था जो ट्रंक को लगा दिया गया। फाती ने चाबी छप्पर में फेंक दी। दोनों ने ट्रंक उठाया। अब्दू ने सर पर रख लिया और वो रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। फासला 1 मील के लगभग था। ये कस्बे का रेलवे स्टेशन था। फाती ने घर आकर देखा कि उसके कपड़ों पर लाश ट्रंक में रखते कहीं कहीं खून लग गया था। उसने कपड़े बदले जो उसने सुबह सवेरे धो लिए। कपड़े बदलते वक्त उसने देखा कि उंगली में अंगूठी नहीं है। उसने इधर उधर ढूंढी, कहीं भी न मिली। शक पक्का हो गया कि चाय वारदात पर लाश ट्रंक में रखते हुए गिर पड़ी होगी। दूसरे दिन उसने अब्दुल को देखा तो वो खुश हुई कि वो पकड़ा नहीं गया। उसने उसे बताया कि लाश दुनिया के दूसरे सिरे पर पहुंच गई है। फाती ने उसे बताया कि अंगूठी शायद वहां उतरकर गिर पड़ी है। अब्दू उसी वक्त वहां गया। उसे अंगूठी ना मिली। वो 2 आदमी गालिबन पहले ही अंगूठी उठा के ले गए थे। अब्दू उसी सुनार के पास गया जिससे अंगूठी खरीदी थी। वो दूसरी अंगूठी ले आया। किसी को पता ही नहीं चला कि पहली अंगूठी गुम हो गई है। फाती का बयान ख़त्म होने तक सुबह हो गई। उसे हवालात में बंद करके अब्दू को तफ्तीश के कमरे में बुलाया। उसने इकबाली बयान देने में पसोपेश की। मैंने उसे फाती के दिए हुए बयान के बड़े ही नाजुक हिस्से सुनाए और कहा कि ये लड़की अदालत में तुम्हारे खिलाफ बयान देगी, फिर तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं रहेगी। उसने भी मुझे बता दिया कि कंवर दीवान सिंह ने उसे कहा था कि इकबाली जुर्म ना करना। मैंने जिस तरह फाती के दिमाग पर कब्जा कर लिया था उसी तरह अब्दू को भी राम कर लिया। उसकी तफसीर में जाने की ज़रूरत नहीं। 1 घंटे के अंदर अंदर उसने इकबाली जुर्म कर लिया। लाश को ट्रंक में डालने तक उसने वही कहानी सुनाई जो फाती की ज़बानी आप सुन चुके हैं। इससे आगे उसने बताया कि ट्रंक बहुत ही वज़नी हो गया था। उसने रास्ते में 3 जगह ट्रंक खड़ा करके ज़मीन पर रखा ताकि उठाने में आसानी हो। रेलवे स्टेशन कस्बे से बाहर था। वहां तक पहुंचते उसकी टांगें जवाब दे गई थीं, लेकिन फाती की मोहब्बत और पकड़े जाने के खतरे ने उसे हारने ना दिया। वो मुंह अंधेरे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ बैठ गया। स्टेशन वीरान पड़ा था। सर्दियों की रात थी। 1 घंटे बाद ट्रेन आई। उसने पहले तो दौड़कर एक छोटे कंपार्टमेंट में देखा जिसमें 3 मुसाफिर थे। तीनों सोए हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला। इंजन ने विसिल दी। वो डर गया कि ट्रंक गाड़ी में नहीं रख सकेगा, लेकिन तनुमन जवान था। उसने ट्रंक उठाया और इंजन की दूसरी विसिल पर उसने ट्रंक गाड़ी में रखा और धकेलकर सीट के नीचे कर दिया। ट्रंक पूरी तरह सीट के नीचे नहीं गया था। वो चलती गाड़ी से उतरा और स्टेशन की हुदूद से गायब हो गया। मैं उसे उसके गांव ले गया था। नंबरदार और मुशीरों को साथ लेकर अब्दू से बर्छी बरामद करवाई। उसके कपड़े बरामद किए। माँ ने इन्हें अभी धोया नहीं था। अब्दू ने कुर्ता छप्पर में साबुन के बगैर धोया था। खून के निशान अभी बाकी थे। उसने जो चादर बांध रखी थी उस पर भी चंद एक छींटे थे। बच्ची को उसने अच्छी तरह साफ कर दिया था। उसका 3 धारा फल बहुत तेज था। नंबरदार मुझे अपने घर ले गया। उसने मेरी और मेरे स्टाफ की बहुत पुरतकल्लुफ़ दावत की। उसने मुझसे राजदारी से पूछा, क्या अब्दू वाकई हसनैन का कातिल है? उसने मेरे साथ दयानतदारी से ताउन किया था। मैंने उसे बता दिया कि कातिल अब्दू है और मकतूल की लाश उसने और फाती ने ट्रंक में डाली और अब्दू ने रात की गाड़ी में रखी थी। मैंने इसे कत्ल की कुछ बातें भी बता दी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसे कब्ल अज़ वक्त ये बात बताकर मैंने गलती की थी। वो नंबरदार था, पुलिस की कार्रवाई को अच्छी तरह समझता था। मैंने उसे ये भी बता दिया कि दोनों मुलजिमों ने इकबाली बयान दे दिया है। आपको इकबाली बयान मजिस्ट्रेट के पास लिखवाना होगा। उसने पूछा, यहाँ तो नहीं हो सकता। आप इन्हें कब ले जा रहे हैं? कस्बा छोटा था। इकबाली बयान मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करना था। वो 42 मील दूर ज़िलई शहर में था। मैंने वक्त देखा 3 बज रहे थे। एक गाड़ी 4:15 बजे गुजरती थी। मैंने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। वहाँ के 3-4
मजिस्ट्रेटों से मेरी बड़ी अच्छी राह और रस्म थी। इनमें से किसी के घर ले जाकर बयान रिकॉर्ड करवा सकता था। मुझे खतरा ये नज़र आ रहा था कि कंवर दीवान सिंह मुलजिमों को गुमराह कर देगा। वो इन्हें समझा सकता था कि वो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर इकबाली बयान देने से इनकार कर दें और ये बयान दें कि इस दरोगा ने इन्हें बहुत मारा पीटा है और डराया धमकाया है। मैंने नंबरदार को बता दिया कि मैं मुलजिमों को इसी गाड़ी से ले जा रहा हूँ। मैं उसी वक्त गांव से रवाना हो गया। यक्के ने जल्द ही थाने पहुँचा दिया। अब्दू हथकड़ियों में था। फाती को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती थी, औरत को हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैंने कंवर दीवान सिंह को चैलेंज किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कातिलों को पकड़ लूँगा। मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया था। मेरे लिए अब शहादत और सबूत फराहम करने का मरहला था। इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मुझे ये मरहला तय करना था। गाड़ी ट्रंक में रखने वाला आदमी की शनाख्त बेहद ज़रूरी थी। मेरे इस्तगासे में ये खाना खाली था। वो मैंने इस तरह पूरा कर लिया था कि अब्दू को इसी हवालात में बंद रखा था जहाँ 3 डोम बंद थे। उन्होंने अब्दू को अच्छी तरह देख लिया था। मैंने इरादा किया था कि इन डोमों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा कि तीनों अदालत में गवाही देंगे कि गाड़ी में ट्रंक अब्दू ने रखा था और उन्होंने उसे अच्छी तरह देखा था। ये दरअसल झूठी गवाही थी, लेकिन ये यकीन करके कि ये शख्स कत्ल का मुजरिम है, इसे सज़ा दिलाने के लिए झूठी गवाही का सहारा लेने की सोची थी। बाज़ औक़ात कत्ल के मुलजिम इस्तगासा की ज़रा सी भूल चूक की वजह से साफ बरी हो जाते हैं। डोमों को तो अब रिहा ही करना था। मैंने फाती और अब्दू के बयानात के रोशनी में उनसे कहलवाया था कि इन डोमों का उनके जुर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने फाती को हवाले से निकलवाया, 2 कांस्टेबल साथ लिए और रेलवे स्टेशन को चल पड़ा। मैंने देखा कि थाने के अहाते के बाहर 2 देहाती खड़े थे। इनके हाथों में बर्छियाँ थीं। मुझे और मेरे काफिले को देखकर वो वहाँ से चले गए। मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा और एक कांस्टेबल को पैसे देकर टिकट लेने के लिए भेजा। प्लेटफॉर्म पर मैं था। मुझसे 7-8 कदम दूर अब्दू था। उसकी हथकड़ी की जंजीर एक कांस्टेबल ने पकड़ रखी थी। फाती कांस्टेबल के पास बैठ गई थी। अचानक 5 देहाती मुसाफिर खाने से आए। 5 के हाथों में बर्छियाँ थीं। मैंने उन्हें आते देखा और दूसरी तरफ देखने लगा। मुझे उनके इरादे का इल्म न था। मुझे हड़बोंग सुनाई दी। कांस्टेबल की पुकार, मलिक साहब, सुनाई दी। मैंने घबरा कर उधर देखा तो 5 आदमी बर्छियों से अब्दू और फाती का कीमा कर रहे थे। कांस्टेबल निहत्था था। वह हथकड़ी छोड़कर भाग गया था। अब्दू और फाती प्लेटफॉर्म पर तड़प रहे थे और 5 आदमी उन पर बर्छियाँ बरसा रहे थे। मेरे पास रिवॉल्वर था। मैंने रिवॉल्वर निकालकर हवा में 2 फायर किए। इन 5 ने 1-1, 2-2 वार मजीद करके मेरी तरफ देखा। मैं इन्हें ललकारता हुआ इन तक पहुंच गया था। अगर खतरा होता कि वो किसी और पर या मुझ पर हमला कर देंगे तो मैं उन पर रिवॉल्वर खाली कर देता, लेकिन उन्होंने बर्छियाँ मेरे आगे फेंक दी और मेरे सामने आन खड़े हुए। एक ने कहा, हमें गिरफ्तार कर लो, भागेंगे नहीं। हमने अपने लड़के के खून का बदला ले लिया है। इनमें हसनैन के भाई थे, एक उसका चचा था, एक हसनैन की बीवी का भाई और एक उसका मामू। सब मुझे पता चला कि नंबरदार ने मुझसे ये क्यों पूछा था कि क्या अब्दू ही हसनैन का कातिल है, और उसने ये भी पूछा था कि मैं इन्हें मजिस्ट्रेट के पास कब ले जा रहा हूँ। मैंने उसे सही जवाब देकर गलती की थी। बाद में नंबरदार ने मुझे बता भी दिया था कि उससे हसनैन के इन रिश्तेदारों ने कहा था कि पता करा दो कि क्या ये साबित हो गया है कि हसनैन का कातिल अब्दू है। मकतूलों की रवायत थी और ये इन लोगों का रिवाज था कि कत्ल का इंतकाम खुद लेते थे। नंबरदार ने इन्हें बता दिया था कि अब्दू और फाती को रेलवे स्टेशन पर ले जाया जा रहा है। अब्दू और फाती के जिस्मों का कौन सा हिस्सा होगा जहां बर्छी न उतरी होगी। खून प्लेटफॉर्म से बहकर रेलवे लाइन पर गिर रहा था। मैंने कंवर दीवान सिंह को बुलवाया। वो आया तो मैंने उसे कहा, लो कंवर जी, ये केस आपका है। अब मैं आपका गवाह हूँ। अल्लाह ने मेरे केस का यही फैसला कर दिया है।
कंवर दीवान सिंह ने कहा, मलिक साहब, यही वजह है कि मैंने इस केस से जान छुड़ाई थी और ये आपके सर डालकर आपको नाराज किया है। इस कबीले का केस कोई दिलवाला इंस्पेक्टर ही लिया करता है।